तो ये एनीमे में सारे बच्चों को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहाँ उन्हें अपनी अपनी सुपर पावर्स मिलती है और उन सबको रैंक दे दिया जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास सबसे वीक पावर है जिसमें सब उससे निकम्मा समझने लगते हैं। ये देख के उसे गॉडेस दूसरी दुनिया में फेंक देती है जहाँ उसे डीमंस और मॉन्स्टर के साथ लड़ना पड़ता है अपनी सुपर पावर्स को इंक्रीज करने के लिए। और वो फैसला करता है उन सबसे बदला लेने के लिए, जिसमें हमें शुरुआत में दिखाया जाता है। तो एक दिन ताओका नाम का एक लड़का था जिसको सब लोग कमजोर समझते थे। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक अनाथ है जिसको कुछ नहीं आता। ताओका की जिंदगी बिल्कुल मैस हो चुकी थी क्योंकि उसकी मॉम का नया बॉयफ्रेंड उसे रोज मारता था। ताओका रोज अपने आप को बैठकर खुद को बचाता था और उसकी मॉम तो सिर्फ टीवी देखती रहती थी और उसके रोने को इग्नोर करती थी। तो एक दिन जब ताओका अपनी जिंदगी का दुख दर्द सोच रहा था तो उसने सोचा था कि वो कभी हीरो बनेगा। इसके बाद हमें बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बस में एक बुरी लड़का शो एक अच्छी लड़की आका का मजाक उड़ा रहा है। उसने आका की बुक भी छीन लिया था और उसे तंग कर रहा था बस इसलिए क्योंकि वो कुछ रोमांटिक नोवेल पढ़ रही थी। ताओका को लगा अगर ये सब टीवी पर होता तो मैं उसकी जरूर बीच में मदद करता और इस बुरी लड़के को संभाल लेता। लेकिन उसको पता था कि असल जिंदगी में कोई उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन फिर अचानक ताओका खुद को संभाल कर खड़ा होता है और शो को बोलता है आका से दूर रह। शो ने उसका मजाक उड़ाया कि तू चुप रहे, पर एक पॉपुलर लड़का कीरी उन्हें बोला शो उसकी बुक वापस दे। शो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था लेकिन बुक आका को वापस दे देता है। लेकिन अभी भी वो दूसरे दोस्तों को तंग कर रहा था। ताको ने सोचा कीरी ने आका की मदद क्यों की, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन तभी कुछ बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाता है। बस में सब लोग एक नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर तभी एक खूबसूरत सी औरत आती है जिसका नाम ईसूस था। सब उसी को देख के दंग हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उनको एक ब्रिज पर मिलती है और वो उनसे कहती है कि जब कभी डीमन किंग आता है तो हमें हीरोज की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब जो डीमंस थे वो उनकी सिटी में हमला कर देते हैं और उनको हीरोज की जरूरत पड़ती है जो कि अब वो क्लासमेट से बनाएंगे। और वो कहती है कि 200 साल पहले एक डीमन किंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया लेकिन हीरोज ने उनको हरा दिया था। लेकिन अब वो डीमन किंग वापस आ चुके हैं और उन्हें नए हीरोज की बहुत जरूरत है। लेकिन वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि क्या वो मर गए या कि ये सिर्फ एक प्रैंक है। तो टीचर उन्हें चुप रहने को कहता है और गॉड ने इसकी बातें सुनने को कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लट्टू हो गया था उनके प्यार में। जिसमें से ईसूस उन्हें बताती है कि अगर वो मदद नहीं करते तो उन्हें वापस नहीं भेज सकते। कीरा पूछता है क्या वापस आने का और कोई तरीका नहीं है, जिसमें से ईसूस बताती है कि एक रिवर्स समनिंग रिचुअल है लेकिन उन्हें डीमन किंग को मारना पड़ेगा और एक स्पेशल आइटम द ईगल एलिमेंट हासिल करना पड़ेगा। शो गुस्से में आता है और कहता है कि उन्हें नई दुनिया में धक्का दिया गया है। पर ईसूस उनसे विनती करती है कि वो उनकी मदद करे। आका कहता है कि हम सिर्फ आम लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। पर ईसूस उन्हें कहती है कि तुम्हारे पास हिडन एबिलिटीज है जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। शो को अब भी लगता है कि ये सब मजाक है तो ईसूस एक प्रिजनर वॉर को बुलाती है और एक बड़ी से डीमन डॉग को छोड़ती है। वो डॉग सीधा प्रिजनर पर चला जाता है और उसे तोड़ देता है जिसमें से सब लड़कियां डर के गिर जाती हैं। पर ईसूस एक स्पेशल चैंट करती है और डीमन डॉग को जला देती है। फिर वो सबको कहती है कि उनकी एबिलिटीज का टेस्ट होगा। ये सब देख के सब लोग की ऑलरेडी फटी जाती है तो वो तो कुछ बोल नहीं सकते। तो सब लोग एक स्टार बॉल के पास जाते हैं जिनमें उनकी स्किल दिखती है। पहले कुछ एनपीसी टेस्ट करते हैं। फिर शो जब क्रिस्टल पे हाथ रखता है वो ब्राइट रेड ग्लो करता है। इशूज कहती है कि उसके पास ए रैंक स्किल्स हैं। और जब कीरा की बारी आती है और वो जब क्रिस्टल में हाथ रखता है तो वे गोल्डन ग्रो होने लगता है। फिर वो अचानक फट जाता है। बाप रे, इसके पास तो बहुत ताकत है। फिर आका आती है और उसको पता चलता है कि उसकी एस रैंक है और भी लोगों के पास एस रैंक होते हैं। जब ताका अपने टर्न में आता है और वो उस पे हाथ रखता है तब वो उसको वीक पर्पल कलर दिखाता है। ये देख के इसूस भी उसे इग्नोर कर देती है और दूसरे लड़के को बुलाती है। ताका सोचता है कि ये सिर्फ ई रैंक है, सब लोग मुझे कुछ नहीं समझते और ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे भी ताओका को इसूस कहती है कि वो एक ई रैंकर है और अब उसको एक मौका दिया जा रहा है कोई हीरो बनने का नहीं, वो एक अबॉन्डेड डोगन में भेजे जा रहा है यानी क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर के साथ छुट्टी मनाने। मतलब क्योंकि वो इतना वीक है तो वो हीरो के साथ लेवल के टक्कर में नहीं आ सकता। लेकिन इसूस कहती है अगर वो सर्वाइव कर गया तो ठीक है, नहीं तो बस अलविदा, मतलब उसका खेल खत्म। ताओका भी इसूस से कहता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। पर जैसे हमेशा होता है कीरा बीच में आ जाता है और उसकी बात को काट देता है। बोलता है कि तुम सबका टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। ताओका का तो दिल टूट ही जाता है। पर यासु जो कि ताओका का बहुत अच्छा दोस्त था, जाओका ने एक बार उसे बुली होने से बचाया था कि ताओका जो कि एक ई रैंकर है उससे अपने सीनियर की इज्जत करना चाहिए। ताओका सोचता है ये क्या चक्कर है, मैं कैसी इज्जत करूं जब मैं खुद ही बेचारा ई रैंकर हूं। ताओका का सपना फिर चुका है क्योंकि वो एक हीरो बनना चाहता था लेकिन उसे वहां भेजा जा रहा है जहां से कोई जिंदा वापस अभी तक नहीं आया है।
अब इसूस कहती है कि वो रिचुअल्स को शुरू कर रही है और वो ताओका को एक लेदर बैग देती है जो कि कुछ काम का नहीं है। आका उसका साथ देने की कोशिश करती है कि ये तो गलत हो रहा है, पर इसूस उसे सीधा नॉकआउट कर देती है। ताओका के साथ तो बहुत गलत हो रहा है और आका भी बेचारी लात खा ली। ताओका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो एक पैरालाइज स्पेल यूज करता है पर उससे इसूस से कुछ नहीं होता और वो सीधा उसे लूजर कह देती है। कीरा वो आई एम द बेस्ट लड़का एक फायरवॉल बनाता है और सब लोग ताओका की तरफ हंस रहे हैं, पर ताओका तो बेचारा उदास हो जाता है। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और वो सोचता है मेरी लाइफ तो बस एक सैड स्टोरी है। फिर उसकी आत्मा कहती है अब बस कर भाई, अपना असली रूप दिखा दे। ताओका फाइनली अपने एंगर को बाहर निकाल देता है और कहता है ईशूस तू रुक। ताओका कहता है तुम एक बहुत बुरी औरत हो और याद रखना जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपना रिवेंज वापस लूंगा। पर अब ताओका एक डार्क केव में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सोचता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ या ये सिर्फ एक हॉरर मूवी है। अंधेरा इतना था कि उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो अपना स्टेटस चेक करने की कोशिश करता है पर उसे वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो तभी देखता है उसका लेदर बैग ग्लो हो रहा था और वो उसे लालटेन की तरह यूज करने लगता है। वो वहाँ पे आगे बढ़ता है, फिर उसे पता चलता है वो तो स्केलेटन के ऊपर चल रहा था, जिसमें ताओका की तो बहुत ज्यादा फट जाती है और वो कहता है क्या यही मेरा फ्यूचर है और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तब एक मॉन्स्टर उस पर चढ़ आता है। ताओका बहुत तेज भागने लगता है। सीरियसली भाई कौन नहीं डरेगा यहाँ पे। वहीं भागते भागते वहाँ पे एक पत्थर आ जाता है और ताओका गिर जाता है और वो सोचता है अब तो मेरी डेथ कंफर्म है। लेकिन जब मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है वो अपने पैरालिसिस स्पेल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है। वाह, ताओका जैसा तो कोई है ही नहीं। ताओका उठकर भाग जाता है लेकिन अचानक एक और डीमन उसके सामने जाता है। ये क्या है, ताओका की किस्मत। ताओका सोचता है मैं तो हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ यार। लेकिन अब ताओका का गुस्सा वापस आ गया है और वो चैलेंज करने के मूड में है। ताओका कहता है कि वो अपनी किस्मत अब खुद डिसाइड करेगा। वो डीमन से लड़ने के लिए रेडी है। उसकी पावर अब खत्म हो रही थी और वो सोचता है क्या ये मेरा एंड होगा। लेकिन यार एक बात तो है, ताओका हीरो बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब ताओका का सर्वाइवल गेम चालू होता है। वो सोचता है अच्छा पहले मैं ये मॉन्स्टर को पैरालाइज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सरप्राइजली उसकी स्किल इस पे काम नहीं करती। ताओका रियलाइज करता है वाह भाई ये क्या चमत्कार है। ताओका को समझ आ जाता है कि वो बार बार मॉन्स्टर पे सेम स्किल नहीं यूज कर सकता। जैसे वो मॉन्स्टर को पैरालाइज का अटैक करके उससे फ्रीज करता है तो उसके बाद वो एक पॉइजन अटैक को यूज करता है और वो मॉन्स्टर के शरीर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन अब वो समझ जाता है कि उसके स्किल्स की भी कुछ लिमिटेशन है, मतलब यार ट्रेनिंग भी जरूरी है। फिर वो देखता है और सोचता है वाह भाई जितने मॉन्स्टर उतनी प्रॉब्लम्स। वहाँ पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन ताओका का एटीट्यूड है कोई नहीं, मैं थोड़ा फनी बनने की कोशिश करता हूँ। वो बार बार अपना पैरालाइज अटैक यूज करते करते थक जाता है और जब वो सोचता है कि अब सब खत्म हो गया तब उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। अब हो गया, ताओका का लेवल अब 258 हो चुका है। अच्छा वाह ये क्या सीन है। ताओका समझ जाता है अगर वो थोड़ा मजाक करे तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल ही जाता है। क्या बात है। अब वो फिर पैरालाइज अटैक करता है। देखते देखते सब मॉन्स्टर गिरने लगते हैं और तो ताओका ये सोचता है लगता है मैं कुछ बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ, क्या पता मैं हीरो बन चुका हूँ। फिर वो जैसे मॉन्स्टर को मार देता है वो देख रहा है कि उसकी स्किल लेवल अप होती जा रही है, तो वो खुद सोचता है लगता है अब मैं गेम का बॉस बन चुका हूँ। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है भाई, उसका पॉइजन इफेक्ट भी कम नहीं था। और वो सोचता है यार इन मॉन्स्टर को एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और यही होता है जब सब मॉन्स्टर मरने लगते हैं उसका लेवल जंप हो जाता है 957 से। अब वो सोचता है ये तो बड़ा खतरनाक है और वो आगे एक लेटर पढ़ता है एक डेड बॉडी के पास, जिसे लोग ग्रेट सेज कहते हैं। तो अब ताओका सोचता है ये क्या चक्कर है भाई, क्या मैं भी एक दिन ग्रेट सेज बन सकता हूँ। लेकिन यार वो अब सर्वाइवर की सोचता है क्योंकि उसने अब तक मॉन्स्टर से का ज्यादा मजा ले लिया है। वो इसी मजे में आगे बढ़ता है, सब कुछ पैरालाइज करता है और पॉइजन करता है। सोचता है बस कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ताकि उसका स्कोर बढ़ सके, वरना लाइफ तो बोरिंग हो ही जाएगी। अब जब ताओका कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होता है तो वो समझता है कि कैसे सर्वाइवल गेम में उसका स्कोर बनते जा रहा है। ताओका की जर्नी अब कंटिन्यू है और देखना है कि क्या क्या नया इसमें क्रेजी क्रेजी होता है। तब ताओका को एक फॉरबिडन आर्ट्स की किताब मिलती है जिसमें मैजिक टूल्स और मेडिसिन की रेसिपीज है। तो अब ताओका सोचता है भाई ये काम का है, कभी कभी तो इस किताब से मुझे कुछ हेल्पफुल मिल जाएगा। और वो फिर एक स्क्रॉल भी ढूंढता है पर वो उसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि उसे एक लेजेंडरी स्टेज ने बनाया था। और वो ये सोचता है अगर उसने ये कोड को डिकोड कर दिया तो उसे सीक्रेट वेपन्स मिल सकते हैं। और वो एक ब्लडी वार्निंग देखता है जो कि कहता है स्ट्रो लीडर से बच के रहना।
क्योंकि वो सबको खत्म कर रहा है। ताओका ये रास्ता चालू करता है और वो सोचता है अगर मैं सोल लीडर्स को मार डालूं तो मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन भाई वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल बॉस लेवल का है और जब वो देखता है उस मॉन्स्टर के सर पे क्रिस्टल है जिसे उसको चाहिए। ताओका का प्लान पैरालाइज करने का था, लेकिन ओ नो, वो बीम उसके हाथ को चोट कर देती है। ताओका रियलाइज करता है कि ये मॉन्स्टर का कोई वीक स्पॉट नहीं है और वो बस सोचता है तो क्या मैं इस लेवल को ग्राइंड करूं या बस इस गेम को छोड़ दूं, मतलब कि मैं ऐसे ही लड़ते रहूं या हार मान जाऊं। पर जैसे ही ये मॉन्स्टर हिलता है ताओका समझ आता है ये मॉन्स्टर की वजह से लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और अगर वो मार देता है तो शायद ताओका भी भाग जा सकता है। अब सीन स्विच होता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि कुछ लोगों से भाग रही है और वो रुइंस के सामने खड़ी होती है और वहां पे छुप जाती है और वो सोचती है कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे सेफ रहूंगी। लेकिन वहां पे सोल लीडर ताओका को इग्नोर कर रहा है, जैसे मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो चिल हो रहा हूँ। फिर वो किसी क्रीपी गोपी सब्सटेंस को बेचारा ताओका के सामने गिरा रहा है और नेक्स्ट मोमेंट में ये मॉन्स्टर अपना फॉर्म बदल रहा है। भाई वाह, अब तो ताओका का ध्यान फेस शो करने वाले मॉन्स्टर पर है जो दूसरे इंसानों के एक्सप्रेशन को दिखाता है जब वो मर रहे थे। लगता है वो मॉन्स्टर ताओका को रिएक्शन के मजे ले रहा है और ताओका बस सोचता है क्या क्रीपी मूवी का सीन है यार। ताओका तो बस इस चक्कर में फंस जाता है और देखना यह है कि क्या क्या प्लॉट ट्विस्ट और एपिक बैटल्स आते हैं। क्या वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, सोल लीडर उसका गेम ओवर कर देगा, ये तो देखना बनता है। तो अब हम ताओका को देखते हैं जो सोच रहा है क्या मैं इतना नीचे गिर गया हूँ, क्या मैं इंसानों को मारने के लिए पॉइजन यूज करूँ। लेकिन सोल लीडर तो उसके इंटरनल स्ट्रगल का मजा ले रहा है। भाई ये तो अल्टीमेट ड्रामा है और ताओका बस भगवान से दुआ कर रहा है कि कोई तो आके मुझे बचाओ। लेकिन भाई कोई जवाब नहीं आता, गलत टाइम में हेल्प मांग रहा है। और अब जब सोल लीडर देख रहा है कि ताओका कितना परेशान है तो वो ज्यादा मजे ले रहा है। जैसे देखो ये क्या करता है, ताओका उन ह्यूमन लाइक मॉन्स्टर से दूर रहने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये मॉन्स्टर तो उसके खिलाफ शर्म हो रहे हैं। उसके इमोशनल रोलर कोस्टर पर खड़े होकर सोल लीडर्स कह रहा है देख भाई कितना अच्छा शो है। लेकिन जैसे ही ताओका को रियलाइज होता है कि उसके पैरालाइज के लेवल अप हो रहा है वो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड बन जाता है, सोल लीडर्स को पैरालाइज कर देता है और वो समझता है भाई जो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर है। और जब वो सोल लीडर्स को सीधा कह रहा था उसका डर सिर्फ एक नाटक था। तो वाह क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, अलग ही लेवल का। और अब ताओका पॉइजन की बारिश कर देता है उन वुमन लाइक मॉन्स्टर पर जो उसके लिए अच्छे नहीं थे। उसका कहना है जितने वीक मॉन्स्टर उतना ही अच्छा क्योंकि उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये देखकर ताओका खुद पर इतना घमंड कर रहा था कि वो समझता है कि सोल लीडर्स को हराना कितना आसान है, ये तो सिर्फ एक मजाक है। फिर जैसे ही सोल लीडर्स को पता चलता है कि वो पैरालाइज है ताओका पॉइजन डाल के उसके स्किल्स को भी लेवल अप कर देता है। उसके पॉइजन स्किल्स का लेवल 3 गुना हो जाता है। जैसे ही सोल लीडर्स खत्म होता है तो सभी सोल्स जो इनसे खा लिए थे वो सब ताओका का धन्यवाद करते हैं। वाह भाई तूने सबको बचा दिया। और ताओका कहता है भाई मैं किसी समाज सेवक में नहीं हूँ और मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अरे तो अब ताओका सोल लीडर्स का क्रिस्टल उठाता है और गेट्स खोलता है और फाइनली सरफेस पर निकल आता है। बाहर रॉयल कैपिटल के जंगल में उसकी टीम डीमन हंटिंग कर रही थी। सुगो है जो एक डीमन डॉग के पीछे भाग रहा है। कीरी फायर स्किल के साथ मॉन्स्टर को जला रहा है और लेवल 18 हिट कर रहा है। भाई ये तो बॉस लेवल का एक्शन है। पर एक जगह और जहाँ कोबो शाय और इनोसेंट लड़की है वो मॉन्स्टर को मारने से डर रही है लेकिन बोली आजी उस पर दबाव डाल रही है अगर तू ये सब नहीं मारेगी तो तेरी लाइफ खत्म। कोबा बस सोचती है क्या मैं किसी काम के लिए बनी हूँ और आजी कहती है कि वो चाहती है कि कोबा उसकी क्यूट लिटिल पेट बने। लगता है पावर डायनेमिक्स यहाँ भी चल रहा है। और आगे हम देखते हैं कि कोबा की डर समझकर आजी उसे एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कहती है और कोबा तो पहले डिनाई कर देती है लेकिन फिर जैसे वो मॉन्स्टर को मार देती है वो दर्द और गिल्ट उसे महसूस होता है। ये क्या हो गया, बात ये है वो सिर्फ एक टेस्ट पास करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी इंसानियत चली जा रही है। फिर हम आका को देखते हैं जो गॉडेस इशूज से सीधा टकरा रही है। क्या तेरी एक्टिंग स्किल इतनी बेकार है? गॉडेस बस मजाक कर रही है जैसे अरे सबकी पॉलिसी है। आका ये कहती है कि तुम्हारा ये करना सही नहीं है और जब आका एक प्रपोजल देती है तो गॉडेस को मना नहीं करना पड़ता। चलो डील करते हैं। अब तो आका का प्लान चालू होता है। मीनवाइल कुछ दूर एक और लड़की बेनेट से भाग रही है लेकिन भाई ये बेनेट तो चालू है, इसे छोड़ते हैं बाद में पकड़ लेंगे। लगता है ड्रामा तो हर तरफ से चालू है।
अब यहाँ पे ताओका अब रूइन से निकल चुका है और जैसे ही वो अपना स्टेटस चेक करता है उसको मानो तो स्काई रॉकेट हो गया है 59,000 से ज्यादा। ये तो चक्कर लगाने वाली बात है। फिर वो स्किल पर नजर डालता है और समझता है कि वो अपने फिजिकल स्किल और स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का भी यूज कर सकता है। भाई ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे पीछे से स्क्विज सुनाई देती है। ताओका फिर छुप कर देखता है कि कुछ स्माइल्स छोटे स्माइल को बोली कर रहे हैं। तो ये देखकर वो सोचता है भाई अब तो इससे कुछ करना पड़ेगा और फिर ताओका अपने नए स्किल को टेस्ट करने का डिसाइड करता है। सर स्माइल को पैरालाइज कर देता है और बुली स्माइल पर नॉन लेथर पॉइजन डाल देता है। मतलब वो मरेंगे तो नहीं लेकिन उनकी हालत बिल्कुल पागल उठाई हो जाएगी। बुली स्माइल सब दौड़ के भाग जाते हैं। तब ताओका छोटे स्माइल की तरफ देखता है। भाई तू तो काफी स्ट्रांग है। और जब वो छोटा स्माइल को फ्री करता है वो पीछे उसका साथ देने लगता है। ताओका समझता है कि ये स्लाइम उसी की तरह आउटकास्ट है, मतलब सब लोग उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो ताओका उससे अडॉप्ट कर देता है और ताओका उससे पिगी मारू नाम देता है और वो उसी की हुड में छुप जाता है और उसको वॉच करता है। क्या जबरदस्त डुओ है। फिर ताओका अपने साथ लेके चल ही रहा होता है। फिर वो उन बैडीज से घिर जाता है जो उस मिस्ट्रियस गर्ल का पीछा कर रहे थे और बैडीज का लीडर कहता है भाई सब कुछ दे दे वरना तेरी हालात खराब कर देंगे। ताओका के मन में डर है क्योंकि वो कभी पहले ह्यूमन से नहीं लड़ा और जब वो बैडीज एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं तब ताओका को मौका मिल जाता है और वो भाग जाता है। जैसे ही ताओका भागना चाहता है बैडीज का लीडर उसे फ्रीज कर देता है। पर ताओका सोचता है अरे भाई ये तो मेरा प्लान है। फिर वो अपने पैरालाइज स्पेल से बैडीज के लीडर को फ्रीज कर देता है। अब बताओ तुम लोग कितने स्कम हो। ताओका उन्हें गालियां देता है क्योंकि उनका इवल इंटेंट तो डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है और वो उनको भी पॉइजन डाल देता है। जैसे ही सब बैंडिट्स गिरते हैं ताओका को एक और प्रेजेंस महसूस होती है मिस्ट्रेस गर्ल की। उसने अपने स्पेशल टेक्निक से चूशल आमर का समन किया है लेकिन जब वो ताओका को फील करती है तो उसकी डर से सॉर्ड हिलने लगती है। कोई तो है। ताओका उसे फ्रीज करता है और वो पूछती है क्या चाहिए। ताओका कह रहा है बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं तो यहाँ पे नया हूँ। जब वो गर्ल्स बैनिट्स के बारे में पूछती है तो ताओका उनसे कहता है उनका तो मैंने काम तमाम कर दिया कि वो बैनिट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और वो ताओका का बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती और ताओका उसे वार्न करता है भाई कोई फनी बिजनेस मत कर। फिर वो गर्ल कहती है कि वो ओला किंगडम में है और अगर ताओका को फॉरबिडन स्पेल स्कोल पढ़ना है तो एक बेच है जो उसकी मदद कर सकती है। वाला स्कोल जो एक लेजेंडरी सेज ने लिखा था और उस पे पासवर्ड सेट कर दिया था। चलो भाई सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। आगे वो कहती है ताओका उससे मिलने के लिए गोल्डन डीमन जोन तक जाना पड़ेगा। वाह भाई अब तो काम है। फिर वो गर्ल कहती है थैंक यू फॉर सेविंग मी और ताओका कह रहा है मेरे लिए तो सब कुछ बराबर है। ताओका गर्ल को पैरालाइज स्पेल से फ्री करता है और जैसे ही वो जाती है पेगीमारू ताओका के कंधे पर आ जाता है। भाई क्या अच्छा टीम है। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है माइल सिटी में जहाँ ताओका की एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। तो बाद में हम देखते हैं ताओका अपने कमरे में कपड़े सुखाता है और फिर शहर का चक्कर लगाता है। शहर काफी सेफ लग रहा है। रात को वो इनमें डिनर करता है और देखता है कि यहाँ खाना तो कोई दूसरी दुनिया का ही है। तभी वो एक लाउड ग्रुप को सुनता है जो हा हा करके हंस रहे हैं। उसको लगता है कि ऐसे ग्रुप सुनने के लिए काफी सही होते हैं और उनकी बातें सुनने लगता है। वो सब डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी माइक देश की सबसे स्ट्रॉन्ग है और हर कोई अलग रेजिमेंट का नाम ले रहा है लेकिन सब मिलकर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स ऑफ द बियोस एम्पायर को सबसे टफेस्ट मान रहे हैं क्योंकि उन्हें होली एम्पायर मिया को खत्म कर दिया था और कहते हैं कि उनके 5 नाइट्स एक आर्मी के बराबर हैं। कुछ उनके पास ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो स्लेयर भी हैं। जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ताओका वापस अपने कमरे की तरफ चलता है। वो अपने स्लाइम के लिए थोड़ा खाना लेकर उस स्लाइम को उस खाने को ऐसे खाता है जैसे कि वो कोई 5 स्टार का रेस्टोरेंट हो। ताओका सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो उसकी फॉरबिडन मैजिक का स्कोर पढ़ सके। इसका मतलब कि उसे गोल्डन जीमन जोन यानी गोल्डन यून मॉन्स्टर के लैंड में छुपी हुई फॉरबिडन विच को ढूंढना होगा। इसके बाद जब वो रूइंस के बाहर पहुंचता है तब तो वो भारी भीड़ देखता है। मारूस उसका स्वागत करते हैं और ताओका को लॉर्ड कैल हेलरी का नाम इंट्रोड्यूस करते हैं। मारूस अनाउंस करते हैं कि उन्होंने रूइंस में एक नया फ्लोर डिस्कवर किया है और वो सबको बुला रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जिसमें मारूस बताते हैं कि अगर किसी ने ड्रैगनहेड कैलिस ढूंढ लिया तो उसे 300 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे और वो कहते हैं कि कोई भी मॉन्स्टर मटेरियल जो मिलेगा वो उनका होगा। ताओका तो खुश हो जाता है क्योंकि वो भी बोन पाउडर को चुरा सकता है। फिर वो कुछ लोगों के बीच में देखते हैं जो कोकलेट गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। एक अनोइंग डूड उसकी तरफ कर रहा है और कह रहा है कि कितनी ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है लेकिन जब वो लड़की मना करती है तो वो नहीं रुकता और ज्यादा शोकोइस करने लगता है। ताओका सोचता है कि ये बंदा कितना अनोइंग है लेकिन उसे तो बस चुप रहना है।
उसके बाद ताओका थोड़ी शॉपिंग करने जाता है। फिर उसकी मुलाकात मिस से होती है और वो मिस से पूछता है, क्या तुम मारूस के कॉल के लिए आई हो? जिसमें से वो कहती कि हाँ। ताओका मिस को वार्न करता है कि वो आर के गुस्से से बचकर रहे, क्योंकि वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा है। जिसमें से मिस एक छोटी सी मुस्कुराहट देती है और कहती है उसे ऐसे लोगों से डील करना आता है। ताओका उसे ऑफर करता है कि वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि वो कुछ चीजें सही से खरीदना चाहता है और मिस्ट पैसे की जरूरत होने की वजह से मान जाती है। जब वो इनसे निकलते हैं, ताओका देखता है कि मिस्ट थोड़ी अचानक से गिर जाती है और वो सोचता है कि ये तो ठीक नहीं लग रहा। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और उसकी नींद की कमी भी दिखाई दे रही है। लेकिन मिस्ट उसे मना करती है और कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आगे चलने लगती है। ताओका फिर से रूइंस की तरफ बढ़ता है और देखते ही देखते वो देख लेता है कि कुछ मर्सेनरीज भाग रहे हैं। उन्हें देखकर पता चलता है कि वो एक मिनिएचर मिनीटोर से भाग रहे हैं। ताओका आसानी से उस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है और पॉइजन डाल देता है। और जब वो उसको पैरालाइज करता है, ताओका सोचता है कि उसके पास सिर्फ एक डैगर है और वो इतने आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये सब देखकर बाकी मर्सेनरीज शॉक होती हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इतना बड़ा मॉन्स्टर किसी ने इतने आसानी से कैसे मार दिया। लेकिन ताओका चुपचाप वहां से निकल जाता है और सोचता है कि सब कितने क्लूरेस हैं। फिर जब वो थोड़ा आराम कर रहा होता है तो उसकी नजर फिर से अनोइंग डूड पर पड़ती है, जो मिस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ताओका को भी दिमाग सटक गया था और उसे इंतजार नहीं हो रहा था, तो अब ताओका उन्हें कॉन्फ्रंट करता है। वो लोग जब ताओका को देखते हैं तो पहले थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ताओका ने उनकी बातें सुन ली तो वो सोचने लगते हैं कि उसे अब खत्म करना ही होगा। ताओका बस उन्हें रोकने के लिए कह देता है और जब वो नहीं रुकते तो ताओका उन्हें पैरालाइज कर देता है और वो उन्हें बताता है कि वो सब उनके एंड के पास है। और ताओका सोचता है वो सब कितने गुस्ताख हैं और वो उन्हें पॉइजन कर देता है। अनोइंग डूड बस गुस्सा होता है और ताओका उसे बदला लेने की धमकी देता है, लेकिन ताओका सिर्फ एक डरावने तरीके से हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। मॉन्स्टर उस पर फीस्ट करते हैं और ताओका मजे से आगे बढ़ता है। इसके बाद जब वो अगले फ्लोर में पहुंचता है तो वो देख रहा है कि वहां पे कुछ मर्सनीज है जो वापस आ रहे हैं। वो सब स्कैरी सीन से भाग रहे होते हैं। ताओका सोचता है कि ये लोग बिल्कुल फट्टू है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसने ऑलरेडी सारे मॉन्स्टर को मार दिया है तो वो शॉक में है। ये सीन अब ऐसे चलता है कि जब ताओका ड्रैगनहार्ट क्लाइस को उठाता है तो उसे देखते ही स्टोन मॉन्स्टर से उस पर चार्ज करता है। ताओका उसे बिना किसी टाइम के पैरालाइज और पॉइजन कर देता है और फिर क्लाइस ले आता है। और मिस जब वापस आती है तो वो ताओका को देखकर हैरान होती है कि उसने पहले ही क्लाइस को क्यों उठाया। ताओका उसे क्लाइस देता है तो वो उसे बताती कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, और जब वो उसकी वैल्यू समझती है तो ताओका उसका ध्यान उन मॉन्स्टर पे देने को कहता है। वो दोनों आगे चलते हैं और वो ताओका मिस्ट के बारे में और जानकारी लेता है। दोनों मिलके मेज के अगले फ्लोर में जाते हैं। जब वो मेज के दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं, वहाँ स्केलेटन किंग का सामना होता है। मिस को पता होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है और वो उसे डिफीट करने की प्लानिंग करती है। कभी उसका सपोर्ट करते हैं और दोनों मिलके स्केलेटन किंग को भी हरा देते हैं। जब वो फॉरेस्ट में लौटते हैं तब ब्लैक ड्रैगन नाइट्स वहाँ पे लैंड करते हैं और सारा देखती है कि सीआईवी के साथ 5 नाइट्स हैं पर एक मिसिंग है। सीआईवी कैजुअली ऑर्बन से कहता है कि गिजोन को मारने जरूरी है, पर ऑर्बन कहता है कि उसे मारना जरूरी नहीं है। सीआईवी उसे समझाता है कि छोटी छोटी बातों में मत उलझा करो, क्योंकि उन्हें ऑर्डर शायद होली एम्पायर ओरा से आए हुए हैं और ओरा भी अपने सपने से डर रहा है और वो सोच रहा है कि सारे की बॉडी देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। वो सोचता है कि पहले तो उसे सारों को भाग जाने दिया, पर अब अगर उसके अगली बार हाथ लग गई तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ठान लेता है वो कुछ भी करेगा ताकि वो सारों को दुनिया से मिटा सके। अब फॉरेस्ट में सारा शॉक्ड है कि जिसे पहले सर्व किया था वो तो अब उसके खिलाफ है। सीआईवी और उनको समझाता है कि गिजोन को मार देना ही अच्छा था, पर अगर वो बचा भी होता तो उसे जीने देता। ओका जो जानता है कि गिजोन की अटैक कितनी डेंजरस थी, समझ जाता है कि गिजोन को बचे रहना कोई चांस नहीं है। अब स्विच कहता है कि हमें सहारा का कुछ करना ही चाहिए। वो कहते हैं कि उनका डिसीजन उनकी मर्जी पर है, शायद उन्हें सहारों को अपने लोगों के बीच पास कर देना चाहिए। लेकिन ऑर्बन कहता है कि ओरा ने स्पेशली कहा है कि सहारों को कॉर्प्स उनकी प्योरिटी के साथ वापस देना है। सारा स्ट्रगल कर रही है यही सुनकर कि उसके एम्परर उसे मारना चाहता है, और ऑर्बन धीरे से कहता है कि ओरा शांत नहीं हो सकता, सारा अभी जिंदा है। और सारी ये सब सुनकर और ज्यादा शॉक हो जाती है कि जब सीआईबी कहता है अगर वो उसे ड्यूअल में हरा देगी तो वो जिंदा रह सकती है। माता माँ को लगता है कि सारा की स्प्रिट लेजिमा फेमस है और सीआईबी इस बैटल का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन जब ड्यूअल शुरू होता है, लेकिन उससे पहले सीआईबी का ध्यान ताओका के ऊपर शिफ्ट होता है।
ताओका को समझ आता है कि लोग कितने डेंजरस है, लेकिन वो पैनिक नहीं करता। वो कूल रहकर सीआईबी से बात करने की कोशिश करता है और अपने आप को हेडिस कल कहता है। सीआईबी को यहाँ कुछ अजीब लगता है और जानने की कोशिश करते हैं कि ताओका का असली नाम क्या है। सीआईबी कहता है जो लोग उनसे डर नहीं रहे हैं उनमें कुछ खास। ताओका को पता है कि सीआईबी क्लेवर है, तो वो बात करते रहने का प्लान बनाते हैं। सीआईबी कहता है क्या वो वर्दी अपोनेंट की तलाश में है, और जब सीआईबी हाँ करता है ताओका कहता है कि ये थोड़ा अजीब है क्योंकि बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। ताओका गॉडेस ऑफ एलियन के बारे में बात करता है और सीआईबी कहता है कि वो एक हीरोज के लिए वेट कर रहा है जो एक दिन वर्दी फोर्स बनाएंगे। ताओका को समझ आता है कि सीआईबी की एक असली चाहत एक ऐसा अपोनेंट है जो उसके बराबर का टक्कर का मैच दे सके। जिसमें अगले सीन में सीआईबी कहता है कि सारा अब उसकी इंटरेस्ट नहीं रही। ऑरवन फिर से कहता है कि गॉडेस ने कहा कि सारा को देना है, और जब सीआईबी कहता है कि वो इस बार उसकी जगह चुरा सकता है तो ताओका एक प्लान बनाता है। ताओका कहता है कि वो सीआईबी का वर्दी अपोनेंट बन सकता है। सीआईबी इंटरेस्ट से पूछता है कि वो कैसे स्ट्रांग होगा। ताओका कहता है कि वो गोल्डन आई मॉन्स्टर की लैंड की तरफ जा रहा है। सीआईबी अब इम्प्रेस्ड होता है और गॉडेस ने ताओका की पोटेंशियल देखा है। ताओका प्रॉमिस करता है कि वो सीआईबी को एक दिन मार देगा। सीआईबी ताओका की बात को इम्प्रेस होता है और उन्हें छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये सब तो ताओका का एक प्लान था ताकि वो सीआईबी को अपनी रेंज में ला सके, क्योंकि ताओका की पावर तभी काम करती है जब उसका अपोनेंट किसी एक स्पेसिफिक रेंज में हो। और जब सीआईबी नाइट्स और उनसे दूर जा रहे हैं तब ताओका अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वो सबको पैरालाइज कर देता है और कहता है कि वो उन सबको खत्म कर देगा। वाह क्या प्लान है। ताओका सीआईबी को पॉइजन करता है, लेकिन वो अभी भी उठ पा रहा था, और ये देखकर ताओका भी रियलाइज करता है कि सीआईबी को खत्म करना जरूरी है। अब अगले सीन में ताओका सारा को कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। सारा थैंकफुल है और ताओका अपने दोस्तों की मदद से मॉन्स्टर को सामना करने के लिए तैयार है। वहीं पे ताओका पिगीमोरू के साथ मर्ज होके उन ड्रैगन्स के ऊपर हमला करता है। उसके कारण वो एक ही वजह से उन सबको पैरालाइज कर देता है एक ही साथ, और पॉइजन भी कर देता है, जिसमें वो एक ही साथ सब जगह गिर जाते हैं। ये करके ताओका का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद सीआईबी कहता है ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन ताओका कहता है कि मुझे मत सिखा, और उसको भी वो मार डालता है। सीआईबी को एक और बार मारने के बाद उसका लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसके बाद तो बाकी सोल्जर्स को भी ऐसे ही करते करते मार देता है। और एक एक करते करते उन सब की वहाँ पे लाश बैठ जाती है। ड्रैगन्स भी गिरने लगते हैं, और इसके बाद पी मारू को डाउन होने को कहता है, जिसमें पी मारू उसके बैग के अंदर चले जाता है। अब ताओका और सारा अपने टाउन में है। ताओका को पता चलता है कि यहाँ पे ब्लड स्पोर्ट कोलिज्म है, जहाँ स्लेव्स और मर्चेंट्स के बीच बैटल होता है। ताओका सोचता है कि यहाँ गेडिटोर जैसे है और यहाँ पे उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सारा ताओका की तरफ देखते हुए कहती है कि उन्हें अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। ताओका एग्री करता है और दोनों अपने मिशन में तैयार होते हैं। ताओका सोचता है कि एक ब्लड स्पोर्ट वॉरियर अपनी जिंदगी के बाद सबसे ज्यादा क्या वैल्यू करेगा, और सारा कहती है कि शायद पैसे, क्योंकि वो उनकी आज़ादी खरीद सकता है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होगा। तब हम देखते हैं कि ईव एक डार्क 11 लड़की से मिल रही है, तो उसको तसल्ली देकर कहती है कि उसे निकाल देगी। वो लड़की ईव पर पूरा भरोसा करती है। वापस इनमें सारा अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही है, अपने स्पिरिट लेजिना पहनकर। ताओका सोचता है कि उसकी स्पिरिट लेजिगिला तो बिल्कुल मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा सीन है, और वो उसकी शॉर्ट प्ले देखकर बिल्कुल मेरामाइज हो जाता है। जब सारा की प्रैक्टिस खत्म होती है ताओका क्यूरियस हो जाता है और करके पूछता है क्या क्लोज रेंज कॉम्बैट का कोई ट्रिक है। सारा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन एग्री करती है कि वो कुछ पॉइंटर्स देगी। ये देख के उसको अपने पुराने दिनों की याद आती है कि जब वो कैप्टन थी। वो ताओका को कहती है कि वो उस पर अटैक करे, और वो एक पंच थ्रो करता है, लेकिन सारा उसे आसानी से रोक देती है और कहती है ये अटैक हम उन दुश्मनों में कर सकते हैं जिनको अपन हार्म नहीं करना चाहते। अब जब उनके बीच ये सब हो रहा है तो वो थोड़ा करीब हो जाते हैं, और ये देखकर सारा थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, और वो झट से ताओका को छोड़ देती है, कहती है कि माफ करे, उसका ये सब प्लान नहीं था। ताओका उसे तसल्ली देता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पूछती है क्या उसे तेज तरीका सिखाने में कोई प्रॉब्लम है। ताओका कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वो दोनों प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस के साथ तो मजे भी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, और जब सारा ताओका के कपड़े धोते वक्त उसे स्मेल करते हुए पकड़ी जाती है, और जब उसे रियलाइज होता है कि वो एम्बेरसमेंट से अब भरी जा रही है। खुशी होती है कि कोई और नहीं देख रहा। जब वो अपने आप को संभालते हुए कोशिश करती है, ताको अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो पैनिक हो जाती है, सोचती है कि ये उसने ये क्या देख लिया।
ताको तो बिल्कुल अनअवेयर है और वो तो बस कह रहा है कि उसे उसके कपड़े नहीं मिल रहे। सारा समझती है कि उन्हें और उसके कपड़े बस धोने के लिए ली है। ठीक है, मैं तो अपने कपड़े धो ही रही थी तो मैंने आपके भी कपड़े धो ली। फिर इसके बाद रात को जब सारा आराम से सो रही होती है, ताओका बुक्स में डुबकी लगा रहा होता है। उसे देखकर वो सोचता है कि सारा कितनी सीनरी और जेंटल लगती है। जब वो सो रही होती है तो वो ये सोचता है कि सारा कितनी सारी इमोशन को छुपा कर रहती है। फिर उसका शॉट बनाने के लिए और उसकी डेडिकेशन के लिए उसका दिल उसके लिए भर आता है। अचानक सारा भी उठ जाती है और पाती है कि ताउका अभी भी जाग रहा है। ताउका कहता है कि वो सो नहीं पा रहा। सहारा अपनी हर पाव से कुछ हर्फ निकाल कर दिखाती है। वो एक्सप्लेन करती है कि हर हर्फ का अलग इफेक्ट होता है, कुछ सोने में मदद करते हैं और कुछ एनर्जाइज करते हैं और कुछ तो थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट भी दे सकते हैं। पता है ना किस चीज का। थोड़ा एम्बेरस होती है कि मैंने किस तरीके से बोला। ताउकस रेसिपी निकालता है सूप बनाने के लिए। हर्ब्स को मिक्स करने का सोचता है। सारा पहले ही सूप टेस्ट करती है और कहती है कि ये बिना हर्ब्स के ही कितना टेस्टी है, पर फिर भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है और गलती से ज्यादा हर्ब्स डाल देती है, जिसे देखकर ताउका देखता है और कहता है कि वो सूप पी लेगा, लेकिन सारा इंस्टेंट करती है और वो कहती है कि वो खुद पी लेगी। दोनों सूप को सिप करते हैं और सारा को सरप्राइजली रिफ्रेशिंग लगता है। उसका थोड़ा हैरान है कि हर्ब्स को उन्हें स्लीपी बनाना चाहिए था, पर ये तो कुछ और ही हो रहा है। लेकिन शिट, तब सारा रियलाइज करती कि उसने गलती से एनर्जाइजिंग हर्ब का यूज कर लिया है। ताको उसे सिल्वर लिनिंग की तरह देखता है क्योंकि अब वो और भी ज्यादा पढ़ सकता है। तो सारा पूछती है क्या वो उसके लिए कुछ और कर सकती है, पर ताओका कहता है कि वो स्लीव लेना चाहता है क्योंकि कल उन्हें मिलना है। वो पूछती है क्या कल वो टेम्पटेशन के लिए रजिस्ट हैं, और वो कहता है कि अभी तो वो, क्योंकि उनका रिवेंज इतना ओवर पावरिंग है, सब कुछ ओवरशैडो कर देता है। वो कहता है कि जब उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा तो अब वो दूसरी चीजों पर ध्यान दे पाएगा, लेकिन तब तक वो अपने कर्ज के साथ स्टक है। सारा उसकी डिटर्मिनेशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होती है और कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी उसे उसका कर्ज से आजाद करने के लिए। ताउका को उस पर बहुत भरोसा है। फिर सीन कट होता है और कोलिज्म में कल सारा ताउका को ईव की बैक स्टोरी के बारे में बताती है। ईव पहले एक स्लेव थी जो कोलिज्म के लिए बेची गई थी और वो शुरू से ही सेंसेशन बन गई है। उसका रिकॉर्ड है कि 3 साल में उसने एक भी मैच नहीं हारा। कल उसका फाइनल फाइट है और उसने अपनी आज़ादी खरीदने के लिए काफ़ी पैसे कमा लिए हैं। और रियलाइज करता है कि इतने पैसे रेवरेज के रूप पे उसे करना मुश्किल होगा, पर सारा कहती है कि ईव ने असल में 2 साल पहले ही अपनी आज़ादी खरीदी थी, लेकिन वो किसी और को बचाने के लिए अभी तक लड़ाई बंद नहीं की है। ताको को पता चलता है कि वो एक बच्ची है जिसे ईव निकालना चाहती है और सारा ये बताती है कि पिछले बर्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ने फाइनल मैच में अपनी जान खोई है। ताओका ने इसके बारे में सुना है और सोचा है कि ये उन्हें एक टफ ओपोनेंट के साथ लड़ने पर मजबूर कर देता है। तब हम ईव को देखते हैं जो डार्क किला में अपने फाइट की तैयारी कर रही होती है। तब ताओका उसके सामने आता है और वो कंफ्यूज होती है और पूछती है कि वो क्या चाहता है। ताओका उससे कह रहा है कि वो जानता है कि वो कुछ छुपा रही है और सारा भी कंफर्म करती है कि हाँ ये सच कह रहा है। ताओका उसे सीधा कहता है कि डूब उसे कल वाले मैच में मारना चाह रहा है और ये तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि उन्हें विच की लोकेशन का पता करना है। ताओका पूछता है क्या उन्हें उस लड़की को किडनैप करना चाहिए जिसे वो छुपा रही है। ईव सजेशन पर गुस्सा होती है और कहती कि अगर उन्हें वो लड़की कुछ किया तो वो उनका हाथ काट देगी। ताओका कह रहा है कि वो उनका कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो तो बस उनकी मदद चाहते हैं। सारा कहती है कि उन्हें पता है कि ईव पिछले 2 साल से सिर्फ एक छोटी लड़की के लिए लड़ रही है। ईव रियलाइज करती कि ये दोनों उसके बारे में सब जानते हैं तो वो थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन कहती है कि वो कल फाइट में नहीं जा सकती। तो आउका पूछता है कि क्या उन्हें एलिजाबेथ को सुरक्षित ले जाना चाहिए, पर ईव कहती है कि अगर उन्होंने सिटी के रूल्स को वायलेट किया तो उन पर बाउंटी डाल दिया जाएगा और वो सोल्जर्स और असैसन के हाथ पकड़े जाएंगे। ताउका कहते हैं कि वो उसे गोल्डन जोन में ले जा सकता है जहाँ की वो विच रहती है, पर ईव कहती है कि वो खुद नहीं जा सकती। ताउका प्रॉमिस करता है कि वो एलिजाबेथ को सुरक्षित रखेगा और ईव थोड़ा सोचकर सहरा की मार्शल आर्ट्स की एक्सपीरियंस की तरफ देखती है। फिर वो ताउका से पूछती है कि वो क्या क्या कर सकता है। ताउका कैजुअली कहता है कि वो स्केलेटन किंग को बिना किसी दिक्कत के हरा सकता है। जब ताउका ने देखा कि ईव के साथ वो अगली फैट वुमेन है तो उसने सोचा ये तो बहुत चालू चीज है। ताउका उसके पास जाता है और थोड़ा बदतमीजी करते हुए कहता है कि उसने ईव को फूल बनाकर एक बदतमीज परफॉर्मेंस दी है। वो उससे कहता है कि वो अब्यूज का शिकार रहा है, इसलिए वो इस बार उससे छोड़ने वाला नहीं। वो भद्दी मोटी औरत कहने की कोशिश करती है तुम मुझे नहीं मार सकते और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ताउका उसका ड्रामा देखते हुए बोला बस कर, तू तो सिर्फ शक्ल खराब करने वाली है।
वो आसानी से पहला स्पेल उस पे लगाता है और फिर पॉइजन स्पेल भी डाल देता है। उसकी खूबसूरती तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जब वो धीरे धीरे मर रही होती है, ताउका अपना चाकू निकालकर सीन को रॉबरी जैसा बना देता है कि किसी ने उस वहाँ पे चोरी करने की कोशिश की। फिर वो तावेन से निकल जाता है और सेवर से भाग जाता है और वहाँ एलिजाबेथ ट्रूका को अपना परिचय देती है और कहती है कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है। ताउका पहले हेजिटेट करता है और कहता है कि ये सफर थोड़ा खतरनाक होगा या बहुत, लेकिन ईव उसकी हिम्मत बढ़ाकर कहती है कि अगर वो साथ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। ताउका भी उसकी हिम्मत देखकर एग्री करता है। फिर ईव पूछती है कि ताउका का बैकपैक में जो अजीब नॉइस है वो क्या है। ताउका मुस्कुराते हुए पिगी मारू को निकालता है और उनका अनयूजुअल कंपेनियन, और वो लोग सेवर के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो डेंस फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जब ईव ताउका से कहती है कि वो उस पर पूरा भरोसा करती है और अपनी जान उसके रिस्क पे डालने के लिए तैयार है। ताउका हैरान है और पूछता है कि अचानक भरोसा कैसे मिला। ईव समझाती है कि अगर ताउका चाहता तो वो जबरदस्ती इंफॉर्मेशन निकाल सकता था या एलिजाबेथ को लेवरेज बना सकता था, लेकिन उसने सच्चाई को चुना। वो पूछती है कि ताउका विच से क्यों मिलना चाहता है, तो ताउका कहता है कि उसके पास एक पुरानी किताब है जो सिर्फ विच ही समझ सकती है। और ईव ये सुन के पूछती है कि क्या वो विच को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है, लेकिन ताउका इंश्योर कर जाता है कि चुड़ैल से हमें खतरा नहीं होगा, वो उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर बाद जब वो घोड़े पर सवारी कर रहे होते हैं, ताउका सरा से कॉन्फिडेंट करता है और उसे लगता है कि ईव का विच से कोई कनेक्शन है। ताउका सुनता है कि विच एक डार्क एल्फ है जो उनके लिए फायदा हो सकती है और अगर उन्हें किसी की जरूरत पड़ती है तो। तभी ताउका को किंगडम से लाइट फ्लोरी नजर आती है और उसे पता चलता है कि अलार्म बज गया है। ईव कहती है कि शायद ड्यूक उन्हें ढूंढ रहा है। वो कहती है कि वो अपने परसूस को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ताउका कहता है कि वो उसका साथ देगा। ताउका तुरंत एक प्लान बनाता है कि दुश्मन की आधी सेना को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है, जबकि उनका ग्रुप बुशेस में छुपकर सरप्राइज अटैक की तैयारी करेगा। तो वो ईव को कहता है कि वो एलिजाबेथ के साथ पीछे चले क्योंकि सारा उसके प्लान के लिए जरूरी है। सब कुछ सेट होने के बाद ताउका अपने मार्क्स पहनता है और वो दूक की सेना के खिलाफ अपने फाइनल स्टैंड के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मुजी और उनकी टीम ब्रोकन ट्री ब्रांच को देखते हैं और मुझे समझ जाता है कि ये उन्हें ट्रैप करने के लिए किया गया है और वो बुलंद आवाज में कहता है कि उन्होंने उसकी कोशिश देख ली है। सारा तब सामने आती है और फ्लाई स्वॉर्डमैन का मार्क्स पहनकर मुजी से कहती है कि वो ईव और एलिजाबेथ को छोड़ दे। मुजी सारा से कह रहा है कि ईव और एलिजाबेथ को वो हमें दे दे वरना उसका बुरा हाल करेंगे। सारा जब पूछती है कि अगर वो मना कर दे तो मुझे उससे कहता है कि वो उसे दुख देगा और इवन 5 ड्रोन्स भी उसका दुख नहीं सह सकते। सारा खेल में चलते हुए कहती है कि क्या उसने ईव और एलिजाबेथ की जान गारंटी दी है। मुझे उसे वचन देता है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज करता है कि सारा उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। जब वो उसका वार्निंग ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि वो सब उनकी तरफ खींच रही है। मुझे अपने ग्रुप को वार्निंग देता है कि इनसे दूर रहो और सारा उन्हें याद दिलाती है कि वो उन्हें मारने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे उन्हें बताता है कि असली पावर तो पॉइजन है। वो एक्सप्लेन करता है कि उनके पॉइजन हाईली एडवांस है और वो उन्हें असेसन गिल्ड से मिला है। सारों को समझ आता है, सारों को भी समझ आ जाता है कि कर्स उनके असल में पॉइजनस है जो किसी भी ट्रेस को नहीं छोड़ते। मुझे ये भी बताता है कि 5 ड्रोन्स की ट्रेजेडी उनके हक में है क्योंकि उनका मिस्ट्रेस डेमेसिस उनकी क्रश से ही हुआ है। वो अपने अल्टीमेट गोल को जाहिर करता है कहकर कि वो ड्यूक जेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस तरह से देश में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जब सारा मुझे से उनके गोल्स के बारे में पूछती थी, मुझे उन्हें बताता है कि वो ड्यूक को मारने वाले हैं। सारा समझती है कि ये लोग किसी भी तरह से उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। तब मुझे सारा को ध्यान खींचता है और कहता है कि उसका अल्टीमेट एम देश पर कंट्रोल लेना है। सारा उन्हें साफ साफ कह देती है कि वो उनके साथ नहीं है। वो बिना किसी संकोच के अपने मार्क्स को उतार देती है और कहती कि 5 ड्रोन से जिंदा बचने वाली है। रियलाइज करता है कि वो तो सारा एक्सट्रेन है और वो उस पर डिसबिलीव दिखाता है। सारा अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहती है कि वो हो सकती है कि उसने ही मारा हो। जी फिर उस इंसान का नाम बताता है जो ईव के खिलाफ मैच जीतने वाला था, बिलगर, और उसका भाई वैगन। मुझी कहता है कि उन्होंने सारा से बदला लेना था क्योंकि उनका छोटा भाई वाइट वॉकर्स ग्रुप में था जो उससे ढूंढ रहा था। मुझी सियारा से पूछता है कि वो आगे क्या करने वाली है, जब वो उस पर हंसी मारता कहकर उसके सभी सबोर्डिनेट्स उसको घेर लेते हैं।
तभी ताऊ का एक ब्लाइंडिंग फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए सबको कंफ्यूज कर देता है। उस पूरी तरह से पिनमारू के साथ मर्ज हो चुका है और अपनी टेंटिकल से सभी मेंबर्स को शाइन पैरालाइज कर देता है। ताउको को पता है कि मुझे उनके इंटेंशन देख रहा है और उसे कंट्रोल में रखने के लिए ये सब किया। जिसे पूछता है कि उनकी बाकी फोर्सेस कहाँ हैं, तो ताउका कहता है कि उसने उन सबको मार डाला। ताउका मूजी को बताने लगता है, फिर वो सबको पॉइजन कर देता है जिससे सब धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तारा सोचती है कि सब कुछ ताउके के प्लान के मुताबिक हो रहा है। ताउका उसे थैंक यू कहता है कि उसने उसके लिटिल चरादे में मदद की। अब उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ताउका सोचता है कि मूजी की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि उसने ये नहीं सोचा कि यह प्लान एबोरेट हो सकता है। तो सारा को कहता है कि वो वापस जाकर ईव को सिचुएशन अपडेट करे। जब सारा चली जाती है, ताउका देखता है कि पहले लेहर लौट रही है। ताउका को पता चलता है कि सब पेन के अनुसार हो रहा है और वो पिगी मारू से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि पिगी मारू अभी ड्रेन्ड है, मतलब थका हुआ है। जब वो पहली लहर से लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, ताउका और ईव दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं और ताउका ईव से कहता है कि वो उनकी संख्या गिन सकती है। ईव सबको काउंट करती है और उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए आगे बढ़ती है। जब सोल्जर्स ईव को देखते हैं, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताउका तुरंत सबको पैरालाइज और पॉइजन कर देता। एक सोल्जर पर डार्क स्किल लगाता है जिससे वो अंधा हो जाता है। ये मौका देखकर ईव तुरंत एक सोल्जर को काट देती है। ताउका फिर ड्यूक के सोल्जर पर डार्क स्पेल लगाता है और ईव उन्हें भी काट देती है। बाकी सोल्जर्स देख के डर जाते हैं और भाग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताउका और ईव कहते हैं कि किसी को भागने नहीं देंगे। ईव एक स्पीयर उठाकर भाग रहे सोल्जर की तरफ फेंक देती हैं और ताउका रियलाइज करता है कि उनके पैरालाइज स्किल सिर्फ एचसी टारगेट तक ही काम करता है। तो वो दुश्मन सोल्जर पर एक डार्क स्किल लगाता रहता है और एक सोल्जर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे शूट कर देती है और ड्यूक पैनिक में अपने ही सोल्जर्स को मार देता है और बची हुई सोल्जर को ताउका को मारने का ऑर्डर देता है। ताउका को समझ आ गया है कि ड्यूक को पागल करने के लिए उसे अपने बर्सर्क स्किल की जरूरत नहीं है। ईव ये सब देखकर कहती है कि मैं एक वॉरियर हूँ, लेकिन इससे बेकार लड़ाई से थक गई हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो एक एक करके बाकी सोल्जर को खत्म करने लगती है। ड्यूक देखते ही देखते डर जाता है और भाग जाता है, इन दैट कि उन्हें फ्यूचर में वो बुरा सजा देगा, लेकिन ताउका उसे पैरालाइज कर देता है और ईव से कहता है कि वो काम खत्म करे। ईव ड्यूक को कहती है, अगर तुमने मुझे सिर्फ नुकसान पहुंचाया होता तो मैं शायद तुम्हें माफ कर देती, लेकिन एलिजाबेथ को खत्म करने में तुम्हारा ये काम कभी माफ नहीं होगा। और बिना किसी संकोच के वो ड्यूक को काट देती है। काच काच खा। अब अगले सीन में दिखाता है कि जंगल में कितना बुरा हाल हो गया है। जब सब कुछ खत्म होता है, सारा और एलिजाबेथ छुपने से बाहर आते हैं। ताउका सारा से कहता है कि वो एलिजाबेथ को ले जाए और उनसे बोक के साथ मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। सारा कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बिना परमिशन के काफी आगे बढ़ गई थी। ताउका कहता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो उनकी मैसेजरी ग्रुप की वाइस लीडर है। बाद में ताउका असेन मेंबर्स की बॉडीज पर फ्री स्पेल लगाता है और वो उसको एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेल जिंदा लोगों के आइस में इनकेस कर देता है, लेकिन डेड बॉडीज को ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्रीज होने के बाद पाउडर में क्रश हो जाते हैं। ताउका ईव को बताता है कि वो स्किल का इस्तेमाल उन असेन बॉडी को खत्म करने के लिए करने वाला है जिन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने 5 ड्रोन्स को मारा था, और वो चाहते हैं कि इनका इल्जाम उन पर सीधा लगा जाए। जब वो उनकी बॉडीज को डस्ट में क्रश करता है, तब किंग जिन को पता चलता है कि असेन गायब हो गए हैं। एक मैसेंजर उसको बताता है कि उन्होंने सिर्फ डोग को और उसके कुछ सोल्जर के कॉप्स को ही देखा है। जिन खबर में परेशान होता है क्योंकि इसे उस असेन के पॉन्स के रूप में इस्तेमाल करने की योजना खत्म हो रही है। वो ये सब सोचता है कि वो गॉडेस को कैसे समझाएगा। जिन अपने सोल्जर्स को कहता है कि वो असेन को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। मीनवाइल बारिश गिर रही होती है। सारा और एलिजाबेथ एक केव में शेल्टर लेते हैं। सारा अपने बेड क्लोथ्स को सुखाते हुए एलिजाबेथ से कहती है, तुम्हें इस बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए। एलिजाबेथ सोचती है, क्या मैं कभी सारा की तरह दिखूंगी? वो याद करती है कि तनवीर की ओनर उसे कहा करती थी अगर उसकी ब्लैक मेलन नहीं बढ़ती तो वो उसे प्रॉपर वोमेन नहीं मानेगी। सारा उसे समझाती है कि वो बिल्कुल ठीक है और किसी की बात पर ना आ जाए। ये दोस्ती और रॉयल्टी की कहानी एक और मजेदार मोड़ है। एलिजाबेथ ये सुनकर कहती है वो सारा के शब्दों पर भरोसा करेगी और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पास एक और बड़ी बहन है। ताउका उन दोनों के साथ शामिल होता है और धीरे धीरे एलिजाबेथ और ईव सो जाती है। सारा ताउका से कहती है कि वो भी थोड़ा आराम करे, जबकि वो देखती है कि वो नहीं सो रहा। ताउका कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। सारा उसे अपने लैंप पर एक आराम करने को कहती है, लेकिन ताउका भी जानता था कि वो भी थकी हुई है और अपना लैंप देने की ऑफर करता है। सारा बिना किसी झिझक के उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जब वो ताउका को ऑकवर्ड रिएक्शन देती है तो उसे समझ आता है कि ताउका मजाक कर रहा है।
वो माफ़ी मांगती है, लेकिन ताओका उससे कहता है कि कोई बात नहीं। फिर ताओका को क्यूरियोसिटी होती है और वो सारा से पूछता है कि वो क्या उसके कान को छूने की इजाज़त दे सकती है, क्योंकि वो उनमें बहुत फैसिनेटेड है। सारा उसकी इज्जत देती है, सॉरी इजाज़त देती है। लेकिन जब ताओका महसूस करता है कि वो अनकंफर्टेबल हो गई है, तो ताओका तुरंत उसे छोड़ देता है। सारा फिर ताओका से पूछती है क्या उसके लिए ईवी या एलिजाबेथ के लिए कोई खास फीलिंग है, क्योंकि वो उन्हें उसी तरह से ट्रीट करता है जैसे वो उससे ट्रीट करता है। ताओका एक्सप्लेन करता है कि ईव उसके अंकल की याद दिलाती है, हालांकि ईव का जेंडर और एटीट्यूड अलग है और उनका दिल वैसा ही है। वो ये भी कहता है कि उसके आंट और अंकल ही वो वजह है जिसकी वजह से वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। दूसरी तरफ हम आका को देखते हैं जो नियान के साथ सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रही है। आका नियान का शुक्रिया अदा करती है और नियान से कहती है कि आका एक दिन उसे टेक्निक में सरपास कर सकती है। वो आका से कहती है कि उनकी ट्रेनिंग को सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो गॉडेस इशूज से परमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। आका एग्री करती है और पूछती है कि मनन ने क्यों उसे ट्रेनिंग देना चुना। नियान कॉन्फ्रेंस करती है कि आका उसे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती है। जैसे ही वो जाती है, वो आका को वार्न करती है कि इस दुनिया में कोई भी वीकनेस मत दिखाना, वरना वो गिर जाएगी। तब हम इसके बाद एलिजाबेथ को एक नया ड्रेस पहनते हुए देखते हैं। नहीं, ये ईव की चमड़ी नहीं है और वो इसे लेकर बहुत खुश है कि हमने अपने मशानी ग्रुप का नाम सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम मॉन्स्टर की दुनिया में जाएंगे तब हमें अपने आप को पहचानना होगा। वो सजेस्ट करती है कि लॉर्ड ऑफ द फाइल्स बरबेंड नाम, जो लॉर्ड ऑफ द फाइल्स आर्मी के नाम पे था। सबको ये आइडिया पसंद आता है और ताओ का भी इस पर एग्री करता है। फिर वो अपना सफर जारी रखते हैं और शाम तक गोल्डन आयरन मॉन्स्टर की जमीन तक पहुंच जाते हैं। ताओका देखता है कि वो एक करप्टेड ट्री है जो एरिया के सेंटर में है और ये पहले स्कर्ड ट्री था। ईव उसे कहती है कि वो अपने हाथ में थोड़ा मैजिक डाले जिससे एक स्ट्रेस दिखाई जाती है। ईव एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रेस उनकी ट्राइब के लीडर्स और उनके बच्चों को दिया जाता है और रेड डॉट विच ऑफ टाबूस की लोकेशन दर्शाता है। ये समझकर उन्हें रेड मार्क की तरफ बढ़ना है। वो रात के लिए कैंप का फैसला करते हैं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। रात को जब ताओका मॉन्स्टर की जमीन की तरफ देख रहा होता है, वो सोचते हैं कि गॉडेस पे पड़ती उसका गुस्सा इतने समय से भी कम नहीं हुआ है। वो वादा करता है कि वो गॉडेस को दिखाएगा कि हेल कैसा होता है, और वो डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर की ज़मीन का इस्तेमाल अपने लेवल अप करने के लिए करेगा। मतलब वो अपना सारा गुस्सा गॉडेस में ऊपर निकाल देगा। उसे पता है कि वो एस क्लास या ए क्लास के हीरोज़ के लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो इनके बीच का गैप बंद करने के लिए डिटरमाइंड है। इस बीच गॉडेस हीरोज़ को इन्फॉर्म करती है कि उनका लेवल काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन वो वार्न करती है कि लेवल बढ़ाना सिर्फ उनके बेस स्टैट्स को इम्प्रूव नहीं करेगा। उनके पास अब ज़रूरी टेक्निक नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ रिवॉर्ड इंडिविजुअल को ट्रेनिंग के लिए बुलाया है ताकि उनकी पूरी पोटेंशियल को निकाल सके। वो ये भी कंफर्म करती है कि द ग्रेट एमन एम्पायर मूव में उनकी अगली बैटल बहुत बड़ी होगी, उनकी सोच से भी ज़्यादा। इसलिए वो हीरोज़ को कहती है कि वो इस बैटल में अपनी पूरी कोशिश करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ताउका और रीफ एलिजाबेथ के साथ सफर कर रहे हैं। एलिजाबेथ एक बड़ी बैग लेकर चल रही है जिसमें सारा कहती है, अरे एलिजाबेथ ये बैग मुझे दे दो। लेकिन एलिजाबेथ कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, अगर मैं अपना बैग संभाल लूंगी तो तुम लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं उठानी पड़ेगी। ईव भी कहती है, बिल्कुल, एलिजाबेथ को अपनी मदद करने देना। सभी टीम मेंबर्स को खुश लगता है कि उनके पास इतना खाना पानी है, लेकिन तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। ईव आगे बढ़कर मॉन्स्टर का सामना करने लगती है। जब बाकी सब छुपते हैं, ताउका सोचता है ये मॉन्स्टर वैसे दिख रहा है जैसे मैंने पहले देखा था, लेकिन इसकी सियावीट जैसे बाल है। और यहाँ पे ईव मॉन्स्टर से लड़ती है। जब ताउका देखता है कि वो थक गई है तो वो उस पर पैरालाइज स्पेल लगा देता है। मॉन्स्टर इमोबिलाइज्ड हो जाता है। ताउका बाहर आता है और पॉइजन भी डाल देता है। बढ़िया, तुमने अच्छा किया ईव, ताउका उससे तारीफ करता है। ईव कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें अपने टारगेट को अचीव किए? ताउका मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अब मैं ऐसा सोता हुआ बना दूंगा। ताउका उस मॉन्स्टर को सुला देता है और जब वो मॉन्स्टर मर जाता है, वो सोचता है ये मॉन्स्टर वैसे तो दिखता है जैसे पहले वाला था, लेकिन ये थोड़ा कमजोर है, इससे को तो थोड़ा टफ होना चाहिए था। और वो मॉन्स्टर का यूजफुल मटेरियल कलेक्ट करने लगता है और सारों को क्यूरियोसिटी होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ताउका कहता है कि मैंने इस टाइप के मॉन्स्टर के बारे में फॉरबिडन आर्ट्स की किताब में पढ़ा था, इसके मटेरियल से कुछ खास बन सकता है। सारा वो किताब उठाकर देखती है और कहती है, वाओ, इस मॉन्स्टर से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बन सकती है। ताउका उससे कहता है कि ये लो, तुम इसे रख लो। सारा उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। ताउका सोचता है कि ये सारा काफी स्मार्ट है, इसलिए उस पर अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा।
अब वो ग्रुप आगे बढ़ता है और नदी क्रॉस करने लगता है। ताउका बिना किसी दिक्कत के क्रॉस कर लेता है। अब एलिजाबेथ की बारी आती है। ईव कहती है क्या मैं मदद करूं, लेकिन एलिजाबेथ कहती कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वो ध्यान से स्टोन्स पर कूदती है लेकिन एक स्टोन पर गिर जाती है। तब पिगी मारू उसे संभाल लेता है। ईव कहती है कि थैंक्स तोका, तुम्हारा प्लान कितना अच्छा है। ताउका मुस्कुराता है और कहता है मुझे एलिजाबेथ की मदद करनी थी जब उसने कुछ कहने का सोची। एलिजाबेथ फाइनली नदी पार करती है और देखती है कि बाकी सब चुपकर बातें कर रहे हैं। वो पूछती है क्या तुम सब मेरे बारे में बात कर रहे हो। ईव तुरंत कहती है नहीं नहीं, हम तो हाई इविल्स और ह्यूमन के बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं। फिर ईव सोचती है कि ताउका और सारा के बच्चे कैसे दिखते होंगे। सारा जो अभी नदी पार कर रही होती है वो ये बात सुन के डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो गिर जाती है। थोड़ी देर बाद सारा पानी से भीग कर निकलती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई। ईव को हंसी आ जाती है और वो हैरान होती है कि कभी कभी सारा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ताउका सोचता है क्या ईव समझ नहीं आ रहा, वो कनिंग है। जब ताउका देखता है कि सारा ठंडी से कांप रही है तो वो अपना कोट ऊपर डाल देता है। वो हल्का सा मजाक करता है, उम्मीद है इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये तो मेरी खुशबू है। अब जब सब चलते हैं, ईव सडनली महसूस करती है कि कुछ आ रहा है। सारा जल्दी से एलिजाबेथ को बचाने के लिए आगे आती है। ताउका पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर है जो तुम्हें पता है, लेकिन ईव कहती कि नहीं, मैंने नहीं हरा सकती। ताउका सोचता है क्या यही वजह थी कि ईव और एलिजाबेथ ने लैंड ऑफ मॉन्स्टर से भागना पड़ा। ईव कम करती है हाँ यही है। ताउका कहता है कि तो तुम पीछे हटो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। ईव पीछे हट जाती है और ताउका सोचता है कि उसे पी मारू से मिलने का टाइम नहीं है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता। जब मॉन्स्टर सामने आते हैं तो ताउका का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। वो सोचता है ये मॉन्स्टर कितने स्ट्रांग है। जैसे ही क्रीचर उनके रेंज में आते हैं वो बिना किसी टाइम वेस्ट करके उनका पहला स्पेल कर देते हैं और फिर बीसर्क स्पेल लगाता है। जब मॉन्स्टर मर जाते हैं ताउका लेवल अप करता है। ईव देखती है और कहती है ताउका तुम क्रीचर के साथ फेमिलियर लगते हो। ताउका समझाता है ये प्रॉब्ली मिस है और उनके पॉज का कुछ हिस्सा काटना शुरू कर देता है। ईव ग्रीमेंस करके कहती है कि क्या तुम इन्हें खाने का सोच रहे हो, लेकिन सारा कहती है कि नहीं। ताउका इनमें स्माइल जैसे पिगी मारू के लिए इंटीग्रेट बना रहा। तभी सभी एक छोटी सी लेकिन इंटेंस मर्डरस इंटेंस महसूस करते हैं जो जल्दी से गायब हो जाती है। वो सब कंफ्यूज होते हैं और देखते हैं कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है। फिर पिगी मारू ताउका को अलर्ट करता है कि मर्डरस इंटेंट उसकी बैग से ही आ रही है। ताउका चेक करता है और देखता है कि वो एग है जो पहले उठाया था। वो चमक रहा था और ये अंडा टूट जाता है और एक घोड़ा बाहर निकलता है जो धीरे धीरे बड़े साइज का क्रिएचर बनते जा रहा था। सब स्टंट हो जाते हैं और ताउका सोचता है ये कैसा मॉन्स्टर है। भी हैरान है और घोड़ा ताउका के पास आकर उससे प्यार से रव करता है। ताउका थोड़ा कॉन्शियस होकर उसे पेट करता है और देखता है कि इसके पीछे एक यूनिक ऑर्गन है। सारा समझती है ये मैजिक ऑब्जर्व करने का ऑर्गन है जो मैजिकल क्रिएचर में होता है। ताउका को एक मौका मिलता है। वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है और मैजिक के ऑर्गन में डालना शुरू करता है। वो सोचता है कि शायद ये घोड़ा एबेंडेंट मैजिक को ऑब्जर्व करने से बड़ा हुआ है। वो अपनी स्ट्रेस विंडो से मानक कंजप्शन को मॉनिटर करता है। जब वो 1000 मैजिक पॉइंट स्पेंड करता है तो घोड़ा और बड़ा हो जाता है। सब लोग देख रहे हैं और हैरान होते हैं। जब क्रिएचर उनके सामने ट्रांसफॉर्म होता है तो ताउका सोचता है कि इस साइज से हमारी लगेज काफी आसान हो जाएगी, लेकिन घोड़ा और भी चाहता था। ताउका और माना देने के लिए नगेज करता है। ताउका सोचता है कि ठीक है और वो 10,000 माना पॉइंट्स पोर करता है। घोड़ा एक वैसे मस्कुलर क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ताउका बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है ये हमारे ग्रुप का एक नया कंपेनियन बन सकता है। एलिजाबेथ पूछती है ताउका इस क्रिएचर का नाम क्या रखेगा। ये तो ओडिन लेजेंडरी हॉर्स की तरह लग रहा है। लेकिन अब हमें कीरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कीरी थोड़ा परेशान लग रहा होता है। सागु पूछता है क्या बात है कीरी। कीरी अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, मुझे पसंद नहीं आया कि हमारे ट्रेनर से वीकलिंग को भेज रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए। वो हमारी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि वो उन्हें साबित करें और वो कितने स्ट्रांग है। तब सीन शिफ्ट होता है और इंस्ट्रक्टर के पास जो कुछ डेंजरस मॉन्स्टरों को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें थ्रेड को खुद संभालना होगा क्योंकि उन्हें लगता है कि हीरोज मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे। वो मायान को बैकअप के लिए बुलाते हैं लेकिन कीरा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें स्टैंड डाउन होने के लिए कहा जा रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ नोट्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। नियान उन्हें देखकर समझती है कि ये मॉन्स्टर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो डिसाइड करते हैं कि ये किल हीरोज के लिए छोड़ दे। वो जल्दी से मॉन्स्टर को खत्म करती है और बाकी इंस्ट्रक्टर्स को दूसरे मॉन्स्टर को संभालते हैं। लेकिन तब एक हीरोज में उनकी तरफ चार्ज करते हैं। वो एक इंतजार नहीं कर सकते थे। कीरी तुरंत एक्शन में आ जाता है और अपनी ड्रैगन बस्टर को
अनलीश कर देता है ताकि मॉन्स्टर खत्म कर सके। जब बैटल खत्म होती है वो इंस्ट्रक्टर से गुस्सा होके कहता है तुम्हें मेरी कैपेबिलिटी का पता होना चाहिए, ये मेरी असली ताकत। तब कबाडो नोटिस करती है कि ताका की सिस्टर कहीं नजर नहीं आ रही। अब हम सिस्टर को देखते हैं जो थोड़ी दूर है और हीरोज की तरफ से लाउड नोट से सुन रही है। वो समझती है कि वहाँ कुछ हो रहा है और वो डिसाइड करती है वहाँ पे जाने का। और इसकी कहती है कि कोई फायदा नहीं यहाँ रहने का, क्योंकि जो स्पीसीज हमने देखे थे उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया जब उन्हें पकड़ा गया। हिजिरी एग्री करती है और कहती है हाँ शायद स्पीसीज कोऑर्डिनेट्स इशूज ने भेजा होगा हमारे खिलाफ। फिर हम देखते हैं ताउका को जो फॉरेस्ट कैंप पे करते वक्त देख रहा है। सारा उसके पास आती है, कहती है स्ले की वजह से हम एक्सपेक्ट से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। सारा कहती है कि हम जल्दी विच और टाबूस को ढूंढ लेंगे। फिर वो पूछती है ताउका तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। ताउका बताता है कि मैंने दूर से एक अजीब सी लाइट देखी है और मुझे लगा कुछ मॉन्स्टर से दूसरे लोग लड़ रहे हैं। सारा समझ जाती है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देख रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह में और सारे उठकर देखती है कि ताउका कैंप से गायब है। ये उसे तसल्ली देती कि चिंता मत करो, ताउका ऐसा नहीं है कि वो हमें अकेला छोड़ देगा। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें ताउका दिखाई देता है जो मॉन्स्टर के क्रॉप्स के बीच में खड़ा है। ताउका शांति से कहता है कि मैंने ही मॉन्स्टर को मार दिया जब मुझे इनका प्रेजेंस महसूस हुआ। ईव की आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो देखती है कि इनमें से एक मॉन्स्टर फेस ह्यूमन जैसा है। वो हैरान है कि ताउका ने अकेले इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को कैसे डिफीट किया। ताउका हल्का सा अंगड़ाई लेता है और कहता है ये तभी टफ नहीं था, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं। फिर वो मॉन्स्टर को चेक करने लगता है ताकि कोई उसे यूजुअल इंटीग्रेंट्स मिल सके। ईव अब ताउका की एबिलिटीज से हैरान है, लेकिन सहारा मुस्कुराते हुए कहती है ये तो ताउका का ही तरीका है। वो सोचती है कि ताउका की वजह से उनका सफर इतना आसान हो गया है कि वो चाहती है कि ताउका से ज्यादा बर्डन ना उठाए। फिर सीन बदलता है और उन्हें बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाते हैं। वो जल्द से समझ जाते हैं कि माउंटेन इतने ऊंचे हैं कि स्ले भी नहीं चढ़ सकता। टाको एक ट्रायल देखता है जो ईस्टर्न साइड के क्लिफ के साथ जाती है और सबको जल्दी आने को कहता है। सारा कहती कि ताओ का थोड़ा रेस्ट कर लो पहले, लेकिन वो मना कर देता है नहीं मैं ठीक हूँ। उसे महसूस होता है कि हवा में ह्यूमिडिटी है और वो बढ़ रही है, बारिश आने वाली है, इसलिए वो चाहता है कि सब पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ताओ को थोड़ा अनईजी महसूस करता है क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर नहीं दिख रहे थे। वो एलिजाबेथ से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ डर लग रहा है, जिसमें एलिजाबेथ कहती है कि हाँ डर तो लग रहा है लेकिन मैं ठीक हूँ। ताओ का मजाक में कहता है बस ये मत कहना कि यहाँ मरना मोनेरोई में जीने से अच्छा है, मतलब जहाँ वो पहले रहती थी। जिसमें वो कहती कि हाँ थोड़ी तो सच है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं मरूंगी। वो बताती कि सारा ने उसे कहा है कि अगर ताओका जिंदा है तो वो सुरक्षित रहेंगे। ताओका को थोड़ा सुन के अच्छा लगा, लेकिन वो सोचता कि शायद एलिजाबेथ और सारा पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। अब यहाँ पे सीन बदलता है और थोड़ी देर बाद वो एक केव के पास पहुंचते हैं। ताओका कहते हैं कि जब हम केव से गुजरेंगे तो विच ऑफ ताउस के नजदीक होंगे। सब खुश होते हैं और इतनी दूर आ गए हैं। ईव कहती है ताओका तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ताओका मना करता है मुझे शुक्रिया मत कहो, हम इस मैप की वजह से ही आए हैं। इसके बाद ईव खुद को एक्सप्रेस करने लगती है, कहती है मुझे हमेशा अपनी जिंदगी से भागना था, ब्लड स्पॉट एरिना और एलिजाबेथ के साथ शांति से जीना था, लेकिन मुझे वो सपना छीन लिया गया। लेकिन अब ताउको की वजह से मुझे ये मौका मिल रहा है। जब ये सब खत्म होगा मैं और एलिजाबेथ एक फार्म खोलेंगे। लेकिन तभी अचानक से कि मॉन्स्टर ईव के पीछे से आता है, लेकिन वो जल्दी से उसे मार देती है। ताओका को अनईजी फील होता है, क्या ये सच में डेड है। ईव कहती है कि हाँ ऐसा लगता है। ताओका एक पैलेजेस स्पेल यूज करता है लेकिन वो फेल होता है। फिर वो अचानक डेड क्रीचर एक खौफनाक हाउल करता है जो केव में बहुत ज्यादा गूंजती है। ताओको की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मुझे लगता है कि ये और मॉन्स्टर बुलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हाउल चिल्लाने लगता है ये पूछती है ये क्या था। ताओका की सेंसेस हाई अलर्ट पर है क्योंकि उसे महसूस होता है कि मॉन्स्टर हर तरफ से उनकी तरफ आ रहे हैं और उसकी क्लासमेट जो फॉरेस्ट के अंदर है वो भी क्रिएचर की मूवमेंट नोटिस कर रहे हैं। ताओका समझता है कि ये सिचुएशन सीरियस हो रही है। उसे रियलाइज होता है कि ये फॉरेस्ट बिग माउथ मॉन्स्टर को हंटिंग ग्राउंड है और उसका डीप क्राई एक बेगन की तरह काम कर रहा है जो दूसरे मॉन्स्टर को उनकी तरफ खींच रहा है। ताओका हैरान है कि अकेली आवाज इतने सारे बीस्ट को कैसे बुला सकती है, लेकिन वो जान लेता है कि उनके पास थोड़ा टाइम है। तब ईव आगे बढ़कर कहती है मैं बीस्ट को अपनी तरफ खींच लूंगी, हम सबको विच ऑफ टाउस ढूंढने का मौका मिलेगा। एलिजाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ईव रिफ्यूज करती है। वो समझाती है कि मेरी गलती की वजह से हम इस सिचुएशन में फंसे हैं तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ईव बताती कि उसकी सेंसेस शार्प है और वो ऐसे ट्रेन में मैन्यूवर करने में एक्सपर्ट है। जाते वक्त वो एलिजाबेथ को कहती कि सारा और ताओका की सुनो। एलिजाबेथ थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन वो थोड़ी देर बाद मान जाती है। ताओका कहते कि मैं तुम्हें बीच की तरफ खींचने दूंगा लेकिन तुम अगर प्रॉमिस करती हो तुम वापस आओगी।
ईव सिंसियोर करती है, लेकिन ताउका उसकी बातें सुनकर कन्विंस नहीं होता। वो उसे याद दिलाती है, ये रिस्की मूव के चांसेस में तुम्हें अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती। ताउका कहता है कि तुमने जो मॉन्स्टर मार दिए हैं वो इतने छुपके थे कि तभी दिखाई देते थे जब वो हमारे पास आते थे, तो तुम्हें इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। सारा भी यही कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी वही करती। ताउका ये कह के आगे बढ़ता है कि वो एक्चुअली खुद को ब्लेम कर रहा है कि उसने पहले मॉन्स्टर पर स्टेटस एलिमेंट स्किल क्यों नहीं यूज किया। ताउका को समझ आता है कि उनका टीम सबसे अच्छा सर्वाइवल चांस करने का सिर्फ उनके पास ही है। वो बताता है कि मेरी स्टेटस एलिमेंट स्किल से ही मैं ह्यूमन पेस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फैसला करूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर गिरती है। ईव समझ जाती है और उसकी बातें मान लेती है। सारा ताउका को लक देती है और ताउका कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम सब कुछ संभाल लेना। सारा थोड़ी एंजिशियस होती है, लेकिन वो मना करती है। अब यहाँ पे सीन बदलता है और हमें चोकोस का फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरी तरफ हीरोज मॉन्स्टर से भाग रहे हैं। सब लोग फ्रेगनेंसी एस्केप कर रहे हैं जब सुगो और केरी मॉन्स्टर से लड़ते हैं। केरी जल्दी से रियलाइज करता है कि इन क्रिएचर सिर्फ उनके लिए रुकावट है। तब एक लड़की गिर जाती है और जब एक मॉन्स्टर उस पर वार करने वाला होता है, कबाडो उसे बचा लेता है। लेकिन लड़की इतनी डर गई है वो भाग जाती है। कवाडो अकेली रह जाती है। वो सोचती है, वाह मैंने ही इसे बचाया, और वो खुद भाग गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। छोड़ो। वो सोचती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे याद आता है कि ताउका पहले ही मर गया है और हमने भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ ताउका महसूस करता है कि मॉन्स्टर आगे आ रहे हैं और वो सारा को दूसरों की केव में सुरक्षित रखता है। फिर वो अपने माना से एस अल्टीमेट फॉर्म लाता है और फॉरेस्ट केरिंग की तरफ चलता है। वो प्यारू को बैटल शुरू करने का सिग्नल देता है। प्यारू ताको का मार्क्स में वॉइस प्रोजेक्शन जेम का यूज करता है ताकि वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींच सके। ताउका मुस्कुराता है जब 20 बेल्ट उस पर गिरते हैं। वो सोचता है ये एक जबरदस्त चेज होने वाला है और फिर ताउका फुल स्पीड से भाग जाता है। मॉन्स्टर उसके पीछे हैं। ताउका को समझ आता है कि सर्वाइवल गारंटीड नहीं है, स्पेशली जब ह्यूमन फेस 20 टाइम इतने पावरफुल हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि दूसरे उनके डाउट देखे। तो वो अपने फैमिलियर से पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे हाथों देने के लिए तैयार हो? और बिना किसी हेजिटेशन के वो हाँ करते हैं। तो ताउका पिगी मारू के साथ कंबाइन करता है, इसलिए फुल स्पीड से भागता है। अब यहाँ पे आको को बुरा खबर मिलती है कि उनके 2 क्लासमेट्स मॉन्स्टर के अटैक में मर गए। वो यासू से गुस्सा होती है क्योंकि ये उनके ग्रुप का हिस्सा था। यासू अपनी टिपिकल फैशन में ठंडा जवाब देता है, मेरे जैसे हाई रैंक का हीरो की जिंदगी उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सिर्फ अपने आप को बचाया। वो ये कहता है ये उनकी गलती थी, वीक थे इसलिए वो मर गए। ये लोग तो सही में बहुत बेकार हैं। लेकिन आका ये नहीं मान लेती। वो याद करती कि कैसे यासू ने कुछ नहीं किया जब मॉन्स्टर उन पर चढ़ा है। वो कहती है, यासू तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था क्योंकि तुम ही स्ट्रॉन्ग थे। यासू गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरे से कुछ कहने का अधिकार नहीं है, ये उनकी गलती थी। आका खुद को संभालती है और कहती है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है और तुम्हारा ड्यूटी ये है कि तुम वीक को प्रोटेक्ट करो। जिसमें यासू आका की बातें सुनने के बाद गुस्से में कहता है, तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? तुम एक स्ट्रॉन्ग हीरो नहीं हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग हीरो हो। वो आका की इंसल्ट कर रहा था। तुम सबको ऊपर से देख रही हो, लेकिन तुमने नहीं पता असली पावर किसे होती है। वो कहता है, जो क्लासमेट मर गए उनकी डेथ उनकी कर्मा के वजह से हुआ, जिन्होंने ताउका को दुख दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। केरी यासू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम एक पैथेटिक लूजर हो, सबको एक लिमिट होता है और जब तुम्हें वो मिलेगा तब तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। केरी यासू को वार्निंग देता है, तुम्हारा सक्सेस सिर्फ एक लक है, तुम्हारा असली पावर कभी नहीं होगा। केरी यासू को अपनी जगह दिखाता है, असली पावर नोबल कैलिबर के लिए होती है। और ये कहता है, यासू का और ज्यादा गुस्सा बढ़ता है और वो कीरी को चैलेंज करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कीरी उसे इग्नोर करता है और यासू चला जाता है। वाह। अब कीरी आका से कहता है, तुम इस क्लास का मजाक उड़ा रही हो, तुम्हें समझ आना चाहिए। कीरी फिर वहाँ से चले जाता है। आका परेशान होती है जब वो देखती है कि कवाडो कहीं नजर नहीं आ रही। और फिर केव में ईव कहती है कि मैं ताउका के पास जा रही हूँ। सारा हैरान होती है, ये क्या कर रही हो? ईव समझाती है कि उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ईव समझाती है कि ताउका अकेला इन सब मॉन्स्टर को हैंडल नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितनी भी यूनिक स्किल हो। और वैसे भी ताउका अभी पीक कंडीशन में नहीं आया है। जब हम मॉन्स्टर्स की लैंड में आए थे उसने सबसे कम नींद ली है। मुझे लगता है कि वो अपनी स्लीप स्किल का इस्तेमाल करके हम सबको अच्छे से सोने की मदद कर रहा है। अपने रेस्ट को सैक्रिफाइस करते वक्त ईव एलिजाबेथ से कहती है, सारा के लीड को फॉलो करो।
सारा ईव से प्रॉमिस करती है तुम्हें जिंदा वापस आना है। ईव नोड करती है और कहती है मैं वापस आऊंगी। वो फिर सारा से कहती है एलिजाबेथ का ध्यान रखना। सारा कहती कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसका सुरक्षित करने के लिए। और वहाँ पे दूसरी तरफ ताउका अपने फैमिलियर्स पेगी मारू को मॉन्स्टर के पीछे लगाकर बीसर स्किल अनलीश करता है। इससे कुछ मॉन्स्टर एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन बाकी मॉन्स्टर उस पर ध्यान नहीं देते और चेस करते रहते हैं। ताउका हैरान है कि ये क्रिएचर इतनी तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं। वो कुछ और मॉन्स्टर को पैरालाइज यूज करता है, लेकिन सिर्फ उन्हें थोड़ी से देर के लिए रोक पाता है और फिर से उनका परिषद शुरू हो जाता है। ताउका देख रहा है कि ह्यूमन फेस बीस्ट जो चार्ज लीड कर रहे हैं वो उसकी टेंटिकल्स अटैक के लिए अडेप्ट हो रहे हैं। वो अपने फैमिलियर से पूछता है क्या तुम लोग पुश कर सकते हो। वो कह रहे कि वो साथ रहेंगे। तब अचानक बारिश शुरू हो जाती है जो अप्रोचिंग मॉन्स्टर की आवाज मुफल्ड कर देती है और ताउका उन्हें सुनने में मुश्किल होती है। हैवी रेन के कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसका एमपी तेजी से कम हो रहा है। ताउका को समझ आता है कि वो अपने कॉम्बिनेशन विद पेईमारू को इस बैटल के बीच नहीं छोड़ सकता, लेकिन इस रेट पर बस 10 मिनट बचे हैं इस फ्यूजन को खत्म होने से पहले। ताउका सोचता है सिर्फ एक ही तरीका है और वो लेवल अप करना है। वो ह्यूमन बेस बीस्ट पर फोकस करता है और उनसे बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलती है, लेकिन ये रिस्क है क्योंकि अगर वो उनके पास नहीं होते जब वो मरते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इसलिए उसे वापस जाना होगा। वो अपने फैमिलियर से पूछता है क्या तुम्हें मेरे साथ रहोगे अगर मेरे पास एक प्लान है तो। वो सब कह देते हैं कि हाँ वो उसके साथ है। ताका को लॉयल सपोर्ट का एहसास होता है और नए डिटरमिनेशन के साथ वो मॉन्स्टर की तरफ चलता है, ह्यूमन फेज 20 की तरफ बढ़कर। द प्लान इन एक्शन। अब ताका बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाता है। ताका डार्क और पैरालाइज स्पेल कास्ट करता है उन क्रिएचर पर जो 20 के आसपास हैं और उन पर भी असर होता है। फिर बिना किसी हेजिटेशन के वो बेसर कास्ट करता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। ये सब देखकर ताका को उम्मीद मिलती है कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी। तब वापस केव में ईव सोच रही होती है कि ताउका का इन्फ्लुएंस तो सारा पर भी लग रहा है। उससे पता है कि अब ताउका और बाकी सबके लिए वक्त ज्यादा नहीं है। ये सब देखते हुए वो खुद को तैयार करती है और वो अपने मिशन पर निकल पड़ती है। जब ताउका ने मॉन्स्टर पर अपना बिजर्क स्पेल कास्ट किया, एक सर्च एक्सपीरियंस उसे हिट करता है और वो तुरंत लेवल अप कर जाता है। उसकी स्टेज रिफ्रेश हो जाती है और नए एनर्जी के साथ ताउका रियलाइज होता है कि थोड़ी देर लड़ सकता है। वो पीगुमारू की टेंटिकल्स को फिर से फैलाता है और ये समझकर कि ये साइटोटिक बैटल को जीतने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स को मैनेज करना और लगातार लेवल अप करना। ताउका फिर से पैरालाइज और बेसर्क स्पेल का यूज करता है उन मॉन्स्टर पर जो आसपास स्वम कर रहे होते हैं। उसके पास अभी काफी एमपी है और वो सोचता है बस इन मॉन्स्टर को एक एक करके निकालना है। अब दूसरी तरफ कावाटो जिंदा है और खुश है। पता चलता है कि उसने पहले वाले मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन उसका दिमाग में शक है। उसका मन है कि वो कामयाब नहीं है कि वो बस छुप कर बैठी थी जब ताको को एक्सिल किया जा रहा था। वो आगा की तरह सबकी रक्षा करना चाहती थी, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि अगर उन्होंने कोशिश की तो वो खुद मर जाएगी। लेकिन तब ईव उससे मिलती है और पूछती है कि ये क्या है, एक ह्यूमन गर्ल इस जगह पर क्या कर रही है। कवादो ईव को लीथ की याद दिलाती है और ये सुनकर ईव भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कवाडो डर से चिल्ला उठती है। इससे पहले कि ईव कुछ कर सके, इत्सुकी उस पर हमला करते हुए रश करती है कवाटो की रक्षा करने के लिए। ईव समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इत्सुकी अगला मूव करके उसकी आवाज छीन लेती है। इत्सुकी ठंडे से कहती है मैं तुम्हें कवाटो को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अपनी बहन के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सब समझ जाती है कि ये लोग वही हैं जो ताउका के ग्रुप में थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, इत्सुकी उसमें हमला करने जा रही होगा। वही दूसरी तरफ इत्सुकी ईव पर अटैक कर रही है, लेकिन ईव हर बार उसके अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेती है। लेकिन धीरे धीरे ईव नोटिस करती है कि इत्सुकी के अटैक्स धीरे धीरे शार्प और प्रिसाइज होते जा रहे हैं। तब उसके दिमाग में चमकता है इत्सुकी वो टाइप की है जो रियल कॉम्बैट में लेवल अप करती है। जैसे इत्सुकी फाइनल हिट लगाने की वाली होती है, उसकी बहन हिजरी आके उसे रोक देती है। हिजरी समझाती है कि ईव मॉन्स्टर जरूर है, लेकिन वो मॉन्स्टर जैसी नहीं है जो पहले उन्होंने देखा है। फिर वो दोनों सिस्टर डिबेट करना शुरू करते हैं कि ईव एक लॉयन जैसी है या फिर एक लेपर्ड जैसी। लेकिन हिजरी कहती कि ईव में ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है, तो हम शायद उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इत्सुकी को ये बात जमती नहीं क्योंकि ईव ने फाइट में एक शब्द भी नहीं बोला। हिजरी उसे समझाती कि तुमने तो उससे अटैक किया जिसमें उसकी आवाज चली गई, उल्टा चोर कोतवाल को उड़ाते। इत्सुकी रियलाइज करती कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और हिजरी उसकी तरफ से माफी मांगती है। ईव हिजरी को रीजनेबल पाती है, लेकिन अपना गार्ड डाउन नहीं करती। हिजरी फिर पोलाइटली ईव से कुछ क्वेश्चन पूछती है और कहती कि वो जेस्चर से जवाब दे क्योंकि वो अब बोल नहीं सकती। हिजरी पूछती है क्या तुमने हमारे अगेंस्ट हॉनेस्टी रखी हो।
ईव सर हिला के सिग्नल देती है कि नहीं। फिर हिजरी पूछती है कि तुमने अलग होने में कोई दिक्कत है। ईव फिर से नो में जवाब देती है। तभी हीव को हाजिरी की डिटेक्टिव स्किल ताको की याद दिलाती है। जब हाजिरी अपने इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो दूसरी दुनिया से आए हैं, तब ईव धीरे धीरे अपनी आवाज वापस पाने लगती है और पूछती है तुमने इंट्रोडक्शन क्यों दिया। हिजरी कहती है कि कॉन्ट्रेस्टी यार, मतलब शिष्टाचार। फिर वो ईव को कहती है कि उसने रिसेंटली एक लेपर्ड ब्लड स्पॉट वॉरियर के बारे में सुना है जो मिसिंग है, और पूछती है क्या ईव किसी को ढूंढ रही है। ईव बताती कि वो अपने मास्टर को ढूंढ रही है और हिजरी को रियलाइज होता है कि वो सच में बिलीव करती है कि उसका मास्टर मॉन्स्टर संपादे से बचा होगा। ये सुनकर हिजरी थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और ईव अपने रास्ते निकल जाती है। और वहाँ वापस तूका पर वो लास्ट वेव ऑफ मॉन्स्टर के साथ डील कर रहा है जब वो अचानक जायंट एलिफेंट बीस्ट उस पर अटैक करता है। पिगमारू बिल्कुल ड्रेन्ड है तो ताओका अपने हाथों से मॉन्स्टर को पैरालाइज और पॉइजन करता है। पिगीमारू को वो तारीफ करता है और उसने कितना इंड्रोस किया है उनकी फ्यूजन फॉर्म को डिसेबल करता है। फिर ताओका अपने माउंट स्लेक से कहता है भाई तू भी थक गया होगा तो बता दियो अगर तुम अपनी लिमिट तक पहुंच जाओगे। तभी ताऊ का मार्क्स उतारता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून बह रहा है। स्टेटस चेक करते वक्त वो देखता है कि उसका लेवल 2000 से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन उसके फिजिकल बाउंड्स रिकवर नहीं हो रहे हैं। वीक फील करते हुए उसने एक मॉन्स्टर से प्रेजेंस महसूस होती है और दोस्तों ये मॉन्स्टर काफी समय से उस पर नजर रखे हुए हैं। ताओका उससे भागना शुरू करते हैं और वो मॉन्स्टर की डेड बॉडीज का यूज करता है। जब वो बीम फायर करता है, एक बीम ताओका को लग जाती है और एक स्ले को। ताओका अपने माउंट से गिर जाता है बिल्कुल एग्जॉस्ट। वो पिगीमारू को एक फाइनल फेवर मांगता है और पिगीमारू एग्री करता है। फिर वो मॉन्स्टर ताओका को बीम के साथ ब्लास्ट करता है जिसमें से एक थिक स्मोक क्लाउड क्रिएट होता है। ताओका अपना मार्क्स फेंक देता है ताकि मॉन्स्टर को कंफ्यूज कर सके। मॉन्स्टर मार्क्स को अटैक करता है जबकि दूसरी तरफ से लीव करते हुए उसे पैरालाइज और बीसर स्किल से फिनिश कर देता है। ताओका कोलैप्स करते हुए देखता है कि उसकी एचपी क्रिटिकल में है, उसकी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं है। तभी ईव आके एक मॉन्स्टर को इजीली स्ले कर देती है। ईव उसे उठाती है और ले जाती है और बताती है कि उसने कुछ हीरोज फ्रॉम अनदर वर्ल्ड से इनकाउंटर किया है। 3 लड़कियां हैं, हिजरी, इत्सुकी एंड कबातो। ताओका रिलीफ फील करता है कि उसके दोस्तों के सामने उसने उसका नाम रिलीफ नहीं किया। नहीं, दोस्तों नहीं, उसके क्लासमेट्स। क्योंकि वो ताओका का नाम अगर उसको बता देती तो वो अगर रिवेंज लेता तो वो उनके लिए ऑब्स्टेकल बन जाते, जिससे बाद में उसको दिक्कत होती। वापस कैंप पे सारा ताओका के वुंड्स को ट्रेंड कर रही है। ताओका सोचता है वाओ ये बंदी शॉट भी चला सकती है और हीलिंग भी करती है। सारा कैजुअली टोन में कहती है कि वो सिलाई भी कर सकती है और ताओको को भी सी ऑफ करना शुरू करती है, उसके साथ एक स्वीट मोमेंट शेयर करते हुए। सारा उसके हेड को अपनी गोद में रख देती है जिसमें सारा कहती कि वो एक दिन ताको को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी, लेकिन अभी वो उसके साथ अपना कंफर्ट जोन मेंटेन करना चाहती है। लेकिन ताको को ऑलरेडी सब पता है क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया है। क्या देख लिया? अब आखिरी में ताओका और उसकी टीम अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ एक मैजिकल सील देखते हैं। ताओका एनालाइज करता है कि ये सील उसके मैजिक काफी डिमांड कर रही है। फिर वो डोर खोलते हैं और एक नई रिलेम में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो विच ताओ को देखते हैं जो अपना नाम बताती है, एरिका एंड ओरविले। ताओ को डिसाइड करते हैं कि वो गॉडेस से अपना रिवेंज लेकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ गॉडेस को ये न्यूज़ मिलती है कि डीमन एम्पायर फोर्सेस मूव कर रहे हैं। वो अपने सबोर्डिनेट से कहती है कि हीरोज को बुलाएं। एक्साइटमेंट के साथ वो सोचती है कि हीरोज ने कितना स्ट्रॉन्ग और कितना हर्ट फील किया होगा। तो ये था इस सीरीज का फाइनल एपिसोड, लेकिन अभी तो ताओका का रिवेंज बाकी है जो हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये रिकेप पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और भी ज्यादा एनीमे रिकेप्स को इस चैनल के लिए बने रहे। धन्यवाद और बाय बाय।